बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और हमेशा की तरह से हमारा बाखबर सवेरा सुबह 9 बजे 9:03 पर आगाज़ हो जाता है। तो आज भी हम आपके साथ हैं और आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि आज पाकिस्तान में ईद से एक दिन कबल यानी कि चांद रात का दिन है और ख़लीजी ममालिक अमरीका बरतानिया की बात करें तो वहाँ पर ईद मजहबी जोश और जज्बे के साथ अकीदत के साथ मनाई जा रही है। तो ARY की जानिब से, ARY फैमिली की जानिब से, बाखबर सवेरा की टीम की जानिब से हमारे ख़लीजी ममालिक में बसने वाले अमरीका बरतानिया और जहाँ जहाँ ईद मनाई जा रही है वहाँ पर बसने वाले मुसलमान बहन भाइयों को बहुत बहुत ईद उल अज़हा की मुबारक हो और इस दुआ के साथ कि मुल्क भर में अमन व सलामती हो और पूरी दुनिया में हम चाहते हैं अमन व सलामती। ख़ास तौर पर इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि जो फ़लस्तीनी बहन भाई जिन मसाइल का शिकार हैं, जिस तरीके से उनके साथ पूरे अरसे के दौरान हमने देखा 2023 से जो मामला शुरू हुए उसमें बेहतरी हो और कल हमने रूह परवर मनाजिर भी देखे हरम से, वहाँ पर जिस तरह दुआ की गई, खुतबा हज दिया गया और जिस तरीके से फ़लस्तीनियों के लिए दुआ की गई तो तमाम मुसलमान दुआ गो हैं। तो ख़लीजी ममालिक अमरीका बरतानिया और यूरोप में आज मजहबी जोश और जज्बे से ईद मनाई जा रही है। इन ममालिक में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात मुनक्किद हुए जहाँ मुसलमानों ने एक ज़बान होकर उम्मत की सलामती, फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूमों और दुनिया में अमन के लिए खुसूसी दुआएं की हैं। नमाज के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी भी की गई और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर की बात करें, कुवैत की बात करें, ओमान, उर्दन, शाम और इराक़ समेत मशरिक़ वस्ता के बेशतर ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। कुर्बानी के बाद जो रिवायती पकवान होते हैं, ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में इलाकाई पकवान होते हैं वो तैयार किए गए हैं जो कि एक रीत है, एक रिवायत है और अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और दीगर आलमी रहनुमाओं ने इस मौके पर हमने देखा कि आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है और तहनीती पैगामात यानी कि ग्रीटिंग्स जो हैं वो भी भेजे गए हैं। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की बात करें, जबकि हम साउथ एशियन ममालिक की बात करें तो यहाँ पर ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी बरोज़ हफ्ता इंशाअल्लाह और इसके लिए भरपूर तैयारियाँ भी जारी थी। हमने देखा ख़ास तौर पर जब ईद उल अज़हा होती है तो बड़ा एहतमाम होता है। इस ईद की जो रौनक होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। इस ईद पर लोगों की तैयारियाँ कम होती हैं लेकिन जानवर की ख़रीदारी, उसकी देखभाल रखना, फिर तमाम तरह इंतज़ाम करना और फिर जो ईद का पहला दूसरा दिन होता है वो भी बड़ा मसरूफ़ गुजरता है क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना गोश्त की तकसीम करनी है और फिर वो मुस्तहिक तक पहुंचाना है, एक पूरा हमने जो है सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए इस ईद को मनाना होता है। तो ये तमाम तर सूरत हाल रही और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक जहाँ जहाँ ईद मनाई जा रही है। हम कल ईद मनाएंगे और ईद के लिए हमने आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त सा एक एहतमाम भी रखा है जो कि मैं ज़रूर आपको जाते जाते, जिसके लिए आपको पूरा शो देखना पड़ेगा, जाते जाते मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि ईद के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डे बाखबर सवेरा आपके लिए क्या लेके आया है। लेकिन आज क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, हम जब बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो ईद कल है, अब ईद से पहले आज आखिरी दिन है। अब गली मोहल्ले भी जानवरों से हमें भरे हुए नज़र आना शुरू हो गए हैं। गो के थोड़ा सा हमने ये देखा कि इस बार ख़रीदारी कम रही, बड़े लेट लोग जो है वो उन्होंने मवेशी मंडी का रुख किया और जानवर वहाँ पर ख़रीदने गए। अब बच्चे बड़े सभी जानवरों की कहते हैं ना खिदमत में इस वक्त मसरूफ़ हैं। कराची हो, लाहौर हो, पेशावर हो, कोयटा समेत मुल्क की छोटी बड़ी जो मवेशी मंडियाँ हैं उसमें आज सुबह से ही ज़बरदस्त रश लगा हुआ है। अब ये हैरानी की बात है क्योंकि उमूमन हम ये सुन रहे थे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लोग प्रेफर कर रहे हैं ठंडे टाइम में जाना, यानी शाम में जाना, लेकिन लोग क्योंकि अब दिन नहीं है, इतना टाइम नहीं है तो लोग सुबह से ही पहुँच गए हैं और टोलियों की सूरत में रात से मवेशी मंडी में हम देख रहे हैं कि बारगेनिंग की कोशिश हो रही है, अच्छा सौदा मिल जाए। अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें जानवर हमें ऐसी मुनासिब कीमत पर मिल जाए जो कि अफोर्डेबल हो जाए। तो लोगों के लिए ना थोड़ा सा इस बार हमने ये देखा कि ख़रीदारी उस तरह से नहीं की गई, परचेजिंग पावर जो है वो लोगों की कम हो गई है। किसी को जानवर मिल गया है, कोई रात भर से हम देख रहे हैं कि इस अपना मनपसंद सौदा नहीं कर पाया है, तो जानवरों की ख़रीदारी और जो इस वक्त हम देख रहे हैं व्यापारों उनके दरमियान जो है भाव ताव जारी है और कहीं पर नखरे हैं। तो ख़रीदारों की शिकायत के आखिरी दिन भी यही है कि कीमतें जो है ना अब बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे, हमारे साथ ईद के हवाले से बात करेंगे हम कि क्या ख़रीदारी का सिलसिला है। कराची से अनवर ख़ान हमारे साथ हैं
और लाहौर से अलमास खान ने हमें ज्वाइन किया है और कोयटा से अब्दुल्ला मक्सी हमारे साथ हैं। तो हम रुक कर लेते हैं तीनों की तरफ और जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। सबसे पहले कहाँ चलते हैं? सबसे पहले चलते हैं जनाब कराची में सूरत हाल जानते हैं, क्योंकि कराची में हम देख रहे हैं कि मैं तो जब आ रही थी सुबह तो कोई मुझे यहाँ रश नज़र नहीं आया आज, क्योंकि मेरे ख्याल में छुट्टी का दिन भी है। वैसे अंदर बताइएगा, पिछले 2 दिन 3 दिन से हम आपसे रिपोर्ट ले रहे हैं कि मंडी में क्या सूरत हाल है। आप बताते थे सुबह लोग आते नहीं हैं, ठंडे टाइम में आते हैं, उस तरीके से रश नहीं है, जानवर ज़्यादा है, ख़रीदार कम। आज रश सुना है कि बड़ा है, सो क्या बताइएगा, ख़रीदारी में तेज़ी हुई है? जी देखिए, बिल्कुल ख़रीदारी के अंदर तेज़ी नज़र आई है और शहरियों ने जो है बिलखुसूस जो है वो तकरीबन रात का जो आखिरी पहर होता है उस पहर के अंदर लोगों ने तरजीह दी है कि शहर की मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में जाकर जानवर खरीदे जा सके। जो सूरत हाल है कराची के अंदर, कराची की मरकज़ी मंडी के अलावा शहर भर के अंदर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर बड़ी तादाद के अंदर मवेशी मंडियाँ कायम हैं। अलबत्ता अगर बात की जाएगी कीमत की, तो कीमतें बदस्तूर इंतहाई बुलंद तरीन सतह पर हैं और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के हवाले से अगर बात की जाती है तो सबसे बड़ी कुर्बानी का जो सूरत हाल आपको नज़र आती है कराची ही में नज़र आती है। और इस वक्त लोगों की कोशिश ये है कि अगर वो बकरे खरीदने के लिए जाते हैं तो तकरीबन 20 से 22 किलो या 30 किलो के बकरे की एक की कीमत 1,40,000 से लेकर 1,55,000 रुपये के दरमियान है। अलबत्ता अगर आप कोई जानवर खरीदने के लिए जाएंगे, बछिया या बैल लेने के लिए जाएंगे, तो उसकी कीमत अब भी बुलंद तरीन सतह पर 3.5 लाख रुपये से शुरू होती है, 4 लाख तक जाती है। अलबत्ता छोटी नस्ल के जो जानवर है वो 1,20,000 1,40,000 तक दस्तियाब है। इस वक्त जो सूरत हाल है, भाव तो तय करने का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। ताब क़ुव्वत ख़रीद ने खाता शदीद मुतासिर किया है शहरियों को और अमूमी तौर पर यह बात इस मरतबा सामने आई है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में जानवरों की खरीदारी की बात की जाएगी तो कदरे कमी नज़र आती है और कराची के में भी बिलखुसूस शहरियों ने एक बड़ी तादाद में आज भी खरीदारी कमी नजर आ रही है। तो फिर अब दिन ही कितने, अब तो कल ईद है, तो आज आपको लग रहा है कि लोगों की कोशिश ये है कि बस जानवर घर लेके जाना है और आप कुछ प्राइस हमें जो बताना है, तो इससे ये आइडिया हो रहा है कि मंडी गिर गई है? जी देखें, मंडी के अंदर इस वक्त मिला जुला रुझान सामने आ रहा है। शहरियों की गालिब अक्सरियत है, उसने इस बात की तरजीह दी है कि वो इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह दे रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भी कीमतें बदस्तूर बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। जो व्यापारी है उनका कहना यह है कि जानवरों की खुराक का इंतजाम करना, उनको साल भर पालना, ट्रांसपोर्टेशन, जिस मंडी में जाते हैं उसका किराया, ये वो तमाम के तमाम वाजिबात होते हैं। और वो ये कहते हैं कि तमाम के तमाम चीज़ें जो हमारे अखराज आते हैं यकीनी तौर पर वो उनका हक भी बनता है और ये तमाम की तमाम कीमतें वो शहरियों से या कुर्बानी के जानवर खरीदने वालों से वसूल करेंगे। तो इस वक्त एक शहर के अंदर बड़ी तादाद के अंदर लोग खरीदारी के अमल को मुकम्मल कर चुके हैं और बड़ी तादाद के अंदर जो शहरी हैं उन्होंने आज 3 से सुबह फजर, रात 3 से शाम सुबह 5 बजे के दरमियान फजर के बाद तक सौदे अपने मुकम्मल कर लिए। अब बदस्तूर बतदरीज शहर के मुख्तलिफ मवेशी मंडियों के अंदर लोगों की बड़ी तादाद के अंदर आमद का सिलसिला भी बरकरार रहेगा और उम्मीद है कि आज शाम तक मंडी गिर जाएगी और भाव तो भी तय हो जाएंगे। ओके, अंदर साथ ही रहिएगा। और अभी भी हम देख रहे हैं खास तौर पर जो मिडिल क्लास तबका है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जब जानवर की कीमत 7 लाख होगी, 6 लाख होगी, 5 लाख होगी, इवन कि 4 लाख भी बहुत है, तो ऐसे में लोग इज्तिमाई कुर्बानी को ज़्यादा जो है इस वक्त फोकस कर रहे हैं, तरजीह दे रहे हैं। लाहौर का रुख करते हैं, अलमास हमारे साथ वहाँ से मौजूद है। अलमास, कराची में एक टर्म यूज़ होती है मंडी गिर गई, यानी कि दाम सस्ते हो गए जानवरों के। लाहौर में क्या हालात हैं ज़रा हमें बताइएगा, क्योंकि फाइनल राउंड है और वैसे मुझे आपके पीछे पब्लिक बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, सुबह सवेरे ही लोग पहुँच गए मंडी, बताइएगा। बिल्कुल सदफ, कराची की सूरत हाल के बरक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाहक है और जो व्यापारी है वो अपनी मनमानी कीमतें मांग रहा है। यहाँ पे बेइंतहा जानवर भी हैं लेकिन उससे बहुत ज़्यादा गाहक हैं, क्योंकि आज फाइनल राउंड है। फाइनल राउंड में सिर्फ चंद घंटे रह गए हैं, कल का दिन ईद का दिन है, लेकिन लोग उसके बावजूद रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। अगर व्यापारी बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है तो गाहक 1-2 मरतबा पूछता है, उसके बाद आगे निकल जाता है। व्यापारी भी परेशान है और गाहक भी परेशान है। गाहक इसलिए परेशान है कि बहुत ज़्यादा कीमत मांगी जा रही है जानवर की। 3-4 किस्म के जानवर हैं यहाँ पे, बकरा है, छतरा है, जो बड़े जानवरों में गाय, भैंसे और फिर ऊँट है। इन सब की कीमतें ऐसे मुंह फाड़ के व्यापारी मांग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। और उसके बावजूद इतना, आप मेरे अकब में आप देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा गाहक है। अभी तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे हम खड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा और आगे जाएं तो इतना ज़्यादा गाहक है, लेकिन उसके बावजूद वो देख रहे हैं गाहक कि जहाँ पे उन्हें सही
मतलब लगता है कि व्यापारी थोड़ा से पैसे मुनासिब मांग रहा है तो फौरी तौर पर ले लेते हैं। और नहीं तो उसके फिर तो बाद इतना यहाँ पे गाहक जब है तो गर्मी इसका शदीद मतलब तो है। ये है कि मंडी नहीं गिरी है। और ये भी ज़रा ट्रेंड बताएं कि बड़ा जानवर ख़रीद रहे हैं ज़्यादातर लोग या छोटा जानवर? सदफ, मुझे आपके जो यहाँ पे क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है, मुझे जो समझ आई है, आपने बड़े जानवरों की कीमत पूछी है, बड़े जानवर और छोटे जानवरों की यही ऐसा ही पूछा बकरे आपने? खरीद रहे हैं, छतरे खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, यही मेरा आपसे सवाल है। सदफ, जो मुझे समझ आ रही, मैं उस हिसाब से आपको बात कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है। जो बड़ा जानवर है, ऊँट की मैं बात कर लूँ तो ऊँट जो मतलब ये मुनासिब सा छोटा ऊँट जो होगा ना, ऊँट का बच्चा आप समझ लीजिए, वो 5 लाख से वो शुरू होता है। तो उसके साथ उसकी जो बड़ा जवान किस्म का वो जानवर है, ऊँट है, उसकी कीमत 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख और इससे भी ज़्यादा उसकी कीमत है। जहाँ पे वो समझ आती है किसी को, गाहक को, तो वो फौरी तौर पर वो ख़रीद लेता है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। हमें अंदाज़ा हो रहा है। छोटा जो बकरा है, बकरे की अगर बात करें तो बकरा वो 1 लाख रुपए से शुरू होता है और उसमें 40-45 किलो उसका वज़न होगा। और थोड़ा सा बड़ा बकरा होगा जिसमें 60-65 किलो वज़न का होगा, वो 1,50,000 रुपये तक वो बिक रहा है। आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा महंगाई है। और जो बछड़ा है, बछड़े की तो कीमत ही वो 2-2.5 मन का बछड़ा होगा, उसकी कीमत 3.5 लाख रुपए से मांगते हैं। तो बंदा परेशान हो जाता है जो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए यहाँ पे आया। और शदीद गर्मी, आज सुबह के औकात में ही यहाँ शदीद गर्मी, खासा परेशान हो जाता है कि 2 मन का जो बछड़ा होगा, वो 2 मन का बछड़ा अगर वो होगा तो वो 3.5 लाख रुपए कहाँ से लाए। खासी मुश्किल है इस हवाले से। और अलमास, आप जरा ध्यान भी रखिएगा क्योंकि बड़ा रश है। और मुझे 2-3 लोग तो बाकायदा जानवर, मैं तो मुबारकबाद आप उन्हें दे दिएगा, वो जानवर खरीद के और जाते हुए नजर आए। जरा कोयटा चलते हैं, साथ ही रहिएगा। अलमास, कोयटा चलते हैं, वहाँ पर अब्दुल्ला मक्सी हमारे साथ है। वहाँ भी थोड़े हम चहल पहल देख रहे हैं। बरक्स कराची में तो लग रहा है अभी लोग सो के उठे नहीं है। अब्दुल्ला, बताइएगा यहाँ पे क्या भाव ताव हैं? ज़्यादातर लोग कोयटा में बैल, गाय, बकरे क्या खरीद रहे हैं और क्या रेट हैं? जी बिल्कुल, इस टाइम शहर के जितने कायम जो मवेशी मंडियाँ हैं, वहाँ पे शहरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और ख़रीदारी में मसरूफ़ है। और शहरियों की हमेशा कोशिश होती है कि आखिरी दिनों में खरीदारी की जाए। उनका जो एक कॉन्सेप्ट है कि आखिरी दिनों में जो है ना, जो मवेशियाँ हैं वो सस्ते हो जाते हैं जानवर, जिसकी वजह से उनके बसात में क़ुव्वत बसात में होती है कि वो ख़रीद सकें, उन्हें सस्ते दामों में मिल जाती है। तो आज चूँकि कल ईद है तो आज इसकी वजह से आज जो है ना काफ़ी रश देखा जा रहा है। चूँकि सुबह का टाइम है, जो ही वक्त गुजरता जाएगा और रश काफ़ी बढ़ जाता है इस मंडी पे, जो समंगली रोड पे मौजूद हूँ इस मंडी पे। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊँ कि जो शहरियों की कोशिश होती है कि खूबसूरत और अच्छा जानवर ख़रीदे कुर्बानी के लिए। और अक्सर लोगों की यही कोशिश होती है कि जो जानवर है वो जो मुश्तरका होती है इज्तिमाई कुर्बानी, उसकी तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान है। चूँकि वहाँ पे जो पैसे हैं वो कम देने पड़ते हैं, 25 से 30 हज़ार में फ़ी जो ना हिस्सा डल जाता है। तो यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जो लोग हैं, लाजिम बात है, बच्चों ने भी जो छोटे जानवर हैं उनको पसंद करते हैं। और लोगों की कोशिश, बाद लोगों की ये भी होती है कि जो छोटे जानवर हैं, बकरे वगैरह ख़रीदे जाएँ। चूँकि देखा जाए तो महंगाई काफ़ी ज़्यादा है इस साल। जिस तरह देख रहे हैं कि जिस तरह होना चाहिए था उस तरह जानवर भी नहीं है और गाहक भी इतने नज़र नहीं आ रहे हैं कि जिस तरह पिछले साल हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा गाहक थे। और चूँकि तनख्वाहदार तबका है तो 4-5 दिन कबल जिस तरह लोगों की तनख्वाहें आई, सैलरी आई, जिसके बाद जो है ना मार्केटों का जो रौनकें हैं वो आस्ता आस्ता हाल हो गई हैं। जो मवेशी मंडियाँ हैं तो इस टाइम भी लोगों की एक बड़ी तादाद ख़रीदारी में मौजूद है। और साथ में मैं आपको बताऊँ कि जो महकमा लाइव स्टॉक है या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, उसकी जानिब से कोई इंतज़ामात नहीं है। सबसे बड़ी वजह यह है कि चूँकि कांगो वायरस के जो ज़्यादा केसेस बलूचिस्तान में रिपोर्ट होते हैं, चूँकि अफ़गानिस्तान से जो छोटे जानवर आते हैं या वहाँ, उनकी वजह से जो है ना कांगो वायरस का ख़तरा रहता है। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि ना प्रॉपर कोई स्प्रे किया जा रहा है, ना दीगर कोई सहूलियात है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो व्यापारी हैं
वो भी अपनी मदद आप जो इंतजाम करते हुए नजर आ रहे होते हैं। अब ये बात सुन के जो है, वहाँ पर वो भी हुकाम मुश्किल है, से दो चार है। हाँ, वहाँ पे इंतजामिया हरकत में आए और इन चीज़ों का ख्याल रखे। थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला मक्सी क्वेटा से थे, लाहौर से अलमास खान हमारे साथ थे, जहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह रौनक देख रहे हैं, और कराची से अनवर खान आप हमारे साथ थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो हमने शहर आपको सूरत हाल बता दी है क्या है। अब ज़रा गुज़िश्ता रात जो गुजरी है उसका अहवाल भी बता देते हैं। जो बच्चा पार्टी है वो घर नहीं गए, वो सोने घर नहीं गए, वो रात भर जानवरों के पास बैठे रहे। अच्छा, इसमें बच्चे बच्चियां दोनों शामिल हैं। दूसरे हम देख रहे हैं जानवरों की भाई अलग ही एक्सेसरीज़ हैं। जिस तरीके से उनकी तैयारियां की जा रही हैं वो आप देखें, रंग बिरंगे, कहीं पर किसी के तो लाइट्स लगा दी हैं, किसी के झूमर लगा दिए हैं, किसी के क्लिप्स लगा दी। अब आप ये देखें, इसको तो पता नहीं कौन से फ्लावर बना दिया, पिंक इसको गाय बना दिया है, जो कि पिंक बेचारी कहीं से भी नहीं थी। लेकिन इसके पाँव मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सॉक्स पहना दिए, लेकिन ये सॉक्स नहीं है, इसका कलर बाकायदा किया गया है। सो ये आप ये देखें, ये लाइटों वाला दुम्बा आपने नहीं देखा, वो ऐसा लग रहा है जैसे वो कहते हैं ना जो फैंसी लाइट्स होती हैं घर में जो लगाई जाती हैं वो हैं। अच्छा, कुछ मैंने सुना है बच्चियों ने जो क्लिप्स होते हैं बालों में लगने की, ये देखें, ये, और वो दोस्ती, ये ख़तरनाक सी दोस्ती है, लेकिन ये मज़े भी ले रहे हैं बच्चे। अच्छा, जानवर बच्चे का ख्याल कर रहा है, छोटा बच्चा है, लेकिन इस बच्चे को भी ज़रा ख्याल रखना चाहिए। इन अंकल को आप देख सकते हैं, ये बाइक पर जा रहे हैं, और ये एक ख़ास स्टाइल है पाकिस्तानियों का। इन्होंने कहा मैं क्यों खर्चा दूँ एक्स्ट्रा, मैं क्यों गाड़ी एक्स्ट्रा करूँ, मैं क्यों किराया दूँ, मेरे पास बाइक है ना। तो बाइक है तो सब कुछ है। तो ये एक हमारे पाकिस्तानियों का मिजाज है, वो सब कुछ अफोर्ड कर लेते हैं, आराम से बाइक चला के वो घर चले गए, होपफुली वो साथ खैरियत से घर पहुँच गए। तो ये हमारे शहर में भी ये है, मुल्क भर में भी हम यही सूरत हाल देख रहे हैं। और तो और आप सुने कि बिस्किट खिलाए जा रहे हैं जानवरों को, नूडल्स खिलाए जा रहे हैं। ये जो नई जनरेशन है ना, ये नूडल्स की बहुत शौकीन है, तो ये जानवरों को भी नूडल्स खिला रही है, जबकि बिस्किट खिला रहा है, जबकि आप उन्हें चारा खिलाएं और दूसरी चीज़ें खिलाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब क्योंकि कहते हैं ना एक दिन रह गया है, तो बहुत सारी तैयारियां करनी हैं, और तैयारियों में सबसे ज़्यादा अहम तो होता है जी आपने एक तो जानवर की ख़रीदारी। अब जानवर की ख़रीदारी के बाद ये होता है कि कसाई, अब कसाई के बाद ये होता है कि आपके पास छुरी चाकू जो है ना वो तेज़ होने चाहिए, वरना तो कसाई इसी का बहाना करके कहेगा मैं उस घर से आ रहा हूँ जब तक आप इसको तेज़ करवाएं। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, क्योंकि वो एक बार चला गया ना तो फिर आप उसे ढूंढते रह जाएंगे। तो शहरियों की बड़ी तादाद छुरी चाकू और टोके की धार तेज़ करवा रहे हैं, और कराची की जो लोहार गली है उसमें किस तरह कुर्बानी के मुख्तलिफ औजारों की धार तेज़ करवाई जाती है, ये हमें बता रही हैं इशरत खान। ये सिर्फ छुरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, ये सिर्फ धार नहीं बल्कि नियत की शफाफियत है, ये सिर्फ तैयारी नहीं बल्कि इबादत का पेशे खैमा है। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही कराची की लोहार गली में मखसूस आवाजें गूंजने लगती हैं। कहीं दहकती भट्टी से निकलते बुगदों की ठक ठक, तो कहीं तेज करते छुरी चाकू से निकलती चिंगारियां। ये वो औजार हैं जिनसे इबादत की तकमील होती है, तो दूसरी तरफ हर गुजरता लम्हा कुर्बानी की भरपूर तैयारियों का है। यहाँ हर शहरी अपनी छुरियां हाथ में लिए खड़ा है, मगर छुरियों की तेज धार की तरह उनके दाम भी तेज हो गए। कुर्बानी का जानवर हमने लिया हुआ, हम खुद काटते हैं अपने घर में, खाली इधर छुरी तेज करवाने आए हम। ये पैसे तो बहुत बता रहे भाई, 700 600 800। लोहे की छुरी जो होती है ना, ब्लेड वाली छुरी होती है, 200 रुपए से लेके ना 1200 रुपए, 1000 रुपए, 1200 700 800, हर किस्म की छुरी है, हर किस्म के रेट है। धार के 200 रुपए भी है, 150 भी है खाली काटने वाली की, और बड़ी छुरी के हैं 300 250 150 200। सल्ले की छुरी है जिससे गर्दन फेरते हैं, वो भी तेज होनी चाहिए ताकि परेशानी ना हो उसको जानवर को। लोहे, सिल्वर, तांबे, कर्ज, हर किस्म की छुरी चाकू बुगदे, हर चीज यहाँ दस्तयाब है। ईद कुर्बान सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि बंदे की अपने रब से खामोश गुफ्तगू है, जहाँ हर छुरी, हर धार और हर नियत बस एक दुआ बन जाती है, या रब मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा। कैमरामैन मोहम्मद ज़िशान के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची।
वाकई, और इस वक्त कोशिश सबकी यही होती है कि जो कुर्बानी है वो कबूल हो जाए। और आप ही देखें कि ज़ाहिर जो धार तेज़ हो रही है इसलिए कि जानवर को ज़्यादा फिर तकलीफ़ भी ना हो और काम बड़े सहल तरीके से, आसान तरीके से हो जाए। तो ये तो कराची की लोहार गली थी, यहाँ पर हर तरह के औजार और आलात सब सामान मिल रहे होते हैं। इसी तरह आई थिंक कि जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहर हैं वहाँ पर भी इसी तरह की रौनकें होंगी। अब ज़रा बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि मौसम बहुत ज़रूरी है जानना। ईद के पहले, दूसरे, तीसरे दिन के मौसम क्या तेवर दिखाएगा। यूँ तो गर्मी है, लेकिन अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूं, क्योंकि आई कैन विटनेस वेदर ओनली इन कराची, सो कराची समेत मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा। कराची में थोड़े बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, उतनी तपिश नहीं है, लेकिन महकमा मौसमियात ने बहरहाल मुल्क भर के हवाले से हम बता दें हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। और ईद कुर्बा पर मुल्क के बेशतर इलाके कहते हैं कि शदीद गर्मी की लपेट में आ सकते हैं, जिसमें कराची है। अच्छा, कराची में ईद के 3 दिन ज़रा कदरे बेहतर मौसम बताया जा रहा है, क्योंकि पारा जो है वो यहाँ पर 35 से 37 डिग्री तक के दरमियान जाने का इम्कान है। जबकि पूरे सिंध की बात कर लें, फिर हम बलूचिस्तान की बात कर लें, तो हीट वेव का खदशा इन दोनों सूबों में बहरहाल है। इस्लामाबाद, पंजाब, KP में भी गर्मी रहेगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश मुतवक्के है, तो कुछ इलाकों में गर्द आलूद आंधी, तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। अच्छा, जब हम बारिश की अब बात करते हैं ना, तो थोड़ा सा लोग मोहतात हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस्लामाबाद में 2 दफ़ा ओले पड़े, इसी तरीके से जिस तरह लाहौर में आंधी आई, तो ज़रा लोग अलर्ट हो जाते हैं कि ये आंधी कहीं उस तरह की ना हो, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत कुछ चेंज हो गया है, बहुत अनप्रडिक्टेबल हो गया है वेदर। अच्छा, वस्ती और जनूबी पंजाब की बात कर लेते हैं, तो शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश की तवक्को है। और महकमा मौसमियात ने शहरियों को कहा है कि एहतियात और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। एहतियात क्या करनी है आपने सुबह 10 बजे के बाद से लेकर शाम 4 बजे तक बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलना। खैर, अभी तो लोग जा रहे हैं ख़रीदारी के लिए, लेकिन इसमें भी आप ज़रा ख्याल रखें और बाकी हाइड्रेट रहें और जो पानी है उसका इस्तेमाल ज़्यादा रखें। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त कौन है, ये बात कर लेते हैं सारी सूरत हाल पर। डायरेक्टर जनरल मेट हमारे साथ मौजूद हैं, मेहर साहबजादा। अस्सलाम वालेकुम मेहर साहब, बहुत शुक्रिया। और ज़रा हमें जानना चाह रहे हैं कि ईद के कौन कौन से दिनों में हम देख रहे हैं और कौन कौन से इलाके होंगे जिसमें ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। ये देखिए जी, हमने परसों एडवाइजरी इशू कर दी थी कि ईद के दिनों में मौसम जो है वो हॉट एंड ड्राई एक्सपेक्टेड है। अच्छा। लेकिन जो हमारे अंदरूनी सिंध और जनूबी पंजाब या पंजाब के जो प्लेन एरियाज हैं, सरगोदा, फैसलाबाद डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन, लाहौर डिवीजन, यहाँ पे भी अच्छी खासी गर्मी जो है वो होगी। और लेकिन ये लंबा सिलसिला है। अभी ये पहले ब्रेक आ जाती थी दरमियान में, लेकिन ये 5-6 दिन चलेगा मुसलसल। ये पूरा वीक जो होगा ये गर्मी का होगा। इसमें टेम्परेचर जो है अंदरूनी सिंध तो तकरीबन टेम्परेचर 50 भी शायद किसी जगह पे चले जाएं, या सिब्बी, तुर्बत, गवादर नहीं, पंजगूर जो है ये शदीद गर्मी की लपेट में होंगे। उसके अलावा सिंध के अंदरूनी इलाके जो हैं, ख़ास तौर पे ये मंजो दड़ो जो है, मंजो दड़ो, जैकबाबाद, ठट्टा, ये इलाके, रोडी, सक्खर, यहाँ पे भी। और साथ फिर हमारे पंजाब के मुलेका इलाके जो भी पंजाब के हैं, वहाँ पे भी टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 49 या 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के चांसेस हैं। तो ये 3 दिन बिल्कुल खुशक है। लेकिन कई इलाकों में जैसे थल रेंज है, तो वहाँ पे दिन को गर्मी, लेकिन रात को हवा या कोई इस तरह की डस्ट रेजिंग विंड्स चल सकती है। अच्छा, जरा कराची का भी बता दें हमें। खबरें तो ये है कि जी कदरे बेहतर रहेगा, बेहतर इन द सेंस कि जो उतनी गर्मी नहीं रहेगी। कराची में चूंकि सी ब्रीज दिन को चला करेगी ना, तो उससे टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा सा, जैसे आपने बताया ना कि जी 35 या 37 तक रहेगा। ये सी ब्रीज, अगर सी ब्रीज कट होती है ना, तो फिर थोड़ा सा होता है हबस की वजह से टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाए और हबस ज्यादा मौसम होता है। लेकिन नहीं, कराची को इंशाल्लाह वो रिलीफ थोड़ी सी जो है ना सी ब्रीज के दिन को मिल जाया करेगी। और उसके बाद बारिशें बताएं कहाँ होनी है। अच्छा, बारिश जो है ना वो हमारे जो ये KPK के इलाके हैं ना, दीर, सवात, या इन इलाकों में 7 तारीख को यानी ईद वाले दिन शाम को कुछ थोड़ा बहुत विंड चल सकती है या डस्ट स्टॉर्म आ सकता है। और शायद वो इस्लामाबाद तक भी पहुंचे, लेकिन इस्लामाबाद से आगे मुश्किल है।
आगे जो है वो तकरीबन इस्लामाबाद का मौसम थोड़ा सा तब्दील करेगा, लेकिन 8 को फिर गर्मी हो जाएगी। हाँ। तो ये जो है मौसम जो है मेरे ना, साथ हमें इस अगले वक्त लोगों के लिए ना ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं बारिश के आसार तो नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको एक खुले एरिया में, ओपन एरिया में आपको कुर्बानी करनी होती है और सारे इंतजामात करने होते हैं, तो लोग इसलिए जानना चाह रहे हैं। तो हम स्पेसिफिकली जानना चाह रहे थे कि कहाँ पर वाक़तन बारिश की प्रेडिक्शन जो है वो जो है ना वो नहीं है ज़्यादा, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि जी जैसे हमारे हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे दिन को हीट होती है और शाम को हो सकता है, लेकिन वो मैंने मखसूस इलाके आपको बताए हैं। सही है। और वो दिन को तो गर्मी होगी, लेकिन शाम को 7 तारीख कल है जो ईद उल अज़हा का दिन है, हाँ। वो शाम को हो सकता है, दिन को कुछ नहीं होगा। चल। और ये गर्मी आप, मैं एक और बात बता दूं जी, कि जी, ये बता। देखें मौसम जो है ना वो ज्यादा साफ है, हाँ, रेडिएशन जो है ना वो बहुत तेज है। हाँ। यानी आपकी रेडिएशन जो है ना वो बिल्कुल आपको स्काई का भी ब्लू नजर नहीं आता, डस्ट होती है, नॉर्मल जो वेदर चल रहा है। लेकिन इसमें अभी तक जो वेदर चल रहा है ना, ये पैटर्न जो डिस्टर्बेंस थी हमारी, उन्होंने आसमान को बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, तो उससे जो रेडिएशन जो है ना वो ज्यादा तेज है और टेम्परेचर जो है वो ज्यादा भी हो सकता है। तो उसमें यही है कि जी अपना सर ढांप के रखें, और वो भी सफेद कपड़े से। ब्लैक बॉडी जो कि आपको पता है कि वो टोटल रेडिएशन अपना वो ऑब्जर्व करती है, व्हाइट जो होता है वो रिफ्लेक्टर के तौर पे काम करता है। ठीक है। तो व्हाइट, और दूसरा पानी ज्यादा पिए ताकि डिहाइड्रेशन से डिहाइड्रेशन ना, आपने बहुत अच्छी दो हमें नसीहतें कर दी हैं कि पानी ज़्यादा पिए। थैंक यू सो मच मेहर साहब, ज़्यादा साहब हमारे साथ थे। और ये कि भी आपने अगर कपड़ा सर पे रखना है तो वो वाइट होना चाहिए, ब्लैक ना हो। सो इन चीज़ का ख्याल रखिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और सेगमेंट पर आगे बढ़ने से पहले कुछ अपडेट्स हैं वो शेयर कर लेते हैं और आपको बताएं कि आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से। कल हमने देखा बड़े अहम बयान सामने आए। सरफराज बुगटी कहते हैं कि बलूचिस्तान में फ़िलहाल मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता केपी तर्ज का ऑपरेशन यहाँ पर किया जा सकता है, जहाँ फ़ौज की ज़रूरत पड़ी वहाँ पर फिर मदद ली जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ास तौर पर कराची और गवादर पोर्ट पर हमलों से मुताल्लिक़ फितनतुल हिंदुस्तान की ऑडियो शेयर की। अब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि भारत ने अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए नई साजिश शुरू की है, यानी रॉ की जानिब से दहशतगर्दों को अहदाफ दिए जा रहे हैं और बलोच अवाम फैसला कर चुके, हमारा फितनतुल हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। क्या उन्होंने कहा वो सुनवाते। खास तौर पे हम जंग के बाद से देख रहे हैं भारत के अब जो अहदाफ हैं वो हमारे सामने हैं, और जिस तरीके से स्कूल बस में बच्चों को निशाना बनाया, फिर ये जो ऑडियो सामने आई है, इसी पर बात कर लेते हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ हमारे साथ हैं। राशिद वली जंजुआ साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा, भारत मुसलसल स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहा है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म भारत की जानिब से हो रहा है, बाज नहीं आ रहा। अब वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कराची और गवादर पोर्ट के हमलों से मुताल्लिक़ फितनतुल हिंदुस्तान की ऑडियो शेयर की है, ये कितना अहम सबूत है भारत के खिलाफ? जी, बहुत अहम सबूत है और इससे पहले भी बहुत सबूत दिए जा चुके हैं। मेरे ख्याल है अभी बात सबूत देने से आगे जा चुकी है। वी हैव टू फाइट दिस वॉर, और भारत को बेनकाब हमें तो लगातार करते रहना चाहिए, आलमी जो फोरम्स हैं उन पे भी, और बायलैटरली भी उन पे प्रेशर डालें। मगर हमने ये फितनतुल हिंदुस्तान से नबर्द आज़मा तो बाहर तौर खुद होना है, और एक तसलसल है उनके हमलों में। 2024 के बाद जब 25-26 अगस्त का बड़ा वाक़या आया था जिसमें 70 के लगभग कैजुअल्टीज़ हुई, उसके बाद देख लीजिए कि मस्तोंग है, फिर सुराब का वाक़या हुआ है, और लोगों को गवादर में हमने इसी साल देखा था कि बस से उतार के लोगों को कत्ल किया गया। तो ये चीज़ें हैं जो कि स्टेट का इम्प्रिंट ख़त्म कर देती हैं, लोगों का फेथ कम हो जाता है, एक खौफ की फ़ज़ा कायम हो जाती है, और इसमें फिर भत्ताखोरी शुरू हो जाती है। जो इंसर्जेंट्स होते हैं उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। अब भी वो सूरत हाल है कि कोल माइनर से भत्ता लिया जा रहा है, और स्टेट ने रीअश्योर किया है बहुत से लोगों को, और अपना बेहतरीन तरीके से हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना किरदार अदा कर रही हैं। मगर लोगों में खौफ व हरास की फ़ज़ा है, और वो
उस वक्त तक वो भत्ता देते रहेंगे जब तक ये खौफ की फ़ज़ा बरकरार रहेगी, और जब तक ये अंदर का भत्ता जिसको कहते हैं, ये टर्म यूज़ होती है, ये ख़त्म नहीं होगा तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको ख़त्म करना। मगर ये कुछ खुशाइन फैसले हुए हैं। देखिए, एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इट्स अ डर्टी वॉर। तो डर्टी वॉर नीट तरीके से नहीं लड़ी जा सकती। उसके लिए पहले ये था कि हमारा जो ज़मीनी हक़ाइक़ और हमारा जो कवानीन है उनका आपस में कोई तालमेल नहीं था। इस वजह से दहशतगर्दों को ना सजाएं होती थी, ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनके लिए कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई करने के मजाज थे। अब ये जो एंटी टेररिज्म एक्ट है उसके तहत जो अमेंडमेंट हुई है, 3 महीने तक उसको कस्टडी में ला सकते हैं। अब ये लीगल हो गया है, तो वो अभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसका पूरा कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगी, क्योंकि पहले तो ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें दहशतगर्द जो थे उनका कानूनी तौर पर पल्ला भारी था। क्योंकि देखिए, दुनिया भर में जितनी इंसर्जेंसीज हुई हैं, IRA की मिसाल ले लें, वहाँ पे IRA का कमर उस वक्त टूटी जब स्पेशल कानून पास किए गए। जज जो थे वो पीछे पर्दे के उन्होंने फैसले देने शुरू किए, क्योंकि वो इतने डरते थे उससे पहले वाले जज। और जब वो झूलने लगे फांसी के तख्ते पे दहशतगर्द, उनका मिस्टीक टूटा, उनका जोर टूटा, और उसके बाद IRA आई ऑन बैक फुट और गुड फ्राइडे हुआ। तो इस तरीके से हमने ये जंग करनी है। और कल आपने चीफ मिनिस्टर का बयान सुना होगा कि राशिद साहब, इसी तनाजुर में अब क्योंकि हम देख रहे हैं बड़ा एक फ्रस्ट्रेटेड सा एक स्ट्रैटेजी हमें भारत की नज़र आ रही है। रॉ के जो दहशतगर्द हैं उनको अहदाफ दिए गए हैं। अब ये वाली जंग जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो हमें ऐसे कौन से इकदाम करने होंगे, क्योंकि वज़ीर आला तो बलूचिस्तान तो ये कहते हैं कि सूबे में फ़िलहाल मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, के भी तर्ज का ऑपरेशन किया जा सकता है, तो करना क्या चाहिए? देखिए, ये एक समझने की ज़रूरत है कि नेचर ऑफ थ्रेट क्या है। वो सही कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन उस तरीके से नहीं इसको कहा जा सकता। अब मिलिट्री ऑपरेशन उसको कहें ना कहें, हमारी जो FC है, आर्म फोर्सेस हैं, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो दिन रात ये जंग लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं बहुत सी जगहों पे। मगर ये कंटिन्यूअल एक एफर्ट है जिसमें एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं उनसे भी निपटना पड़ रहा है। और इसको बेशक आप बड़ा ऑपरेशन ना दें, फैंसी नेम्स ना दें, क्योंकि उससे एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। और उससे एक और भी नुकसान ये होता है कि आपका फोकस हट जाता है उस स्ट्रेटजी से, क्योंकि ये कोई मिलिट्री क्लासिक ऑपरेशन नहीं है। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड बैटल है जिसमें इंटेलिजेंस फ्रंट एंड सेंटर होनी चाहिए। और इनके अंदर से बेखनी करें। इनके अंदर जो जिस तरीके से पहले हमने ये कुछ स्ट्रैटेजम्स अडॉप्ट किए थे 2010 से लेकर 12-13 तक, और उनका जोर टूटा था, हमारे पास वो टेम्पलेट मौजूद है। हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते? इनके अंदर जो इनके डिफरेंसेस हैं उनको एक्सप्लॉइट करें और बलोचों को इस्तेमाल करें। बहुत से मुहब्बे वतन बलोच जो हैं वो पाक आर्मी के साथ, FC के साथ, पुलिस के साथ और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ शाना बशाना लड़ना चाहते हैं, और उनको एम्पावर किया जाए क्योंकि वो बेहतर समझते हैं इस ट्राइबल लड़ाई को। तो ये इस तरीके से ही हमें कुछ स्ट्रैटेजी तरतीब देनी होगी, क्योंकि अगर स्टेट जीतती हुई नजर ना आए तो हौसला हमेशा दहशतगर्दों के और इंसर्जेंट्स के बुलंद होते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक फ़ज़ा कायम करनी होगी जिस तरह लोगों को एतमाद पैदा हो स्टेट पे, और इनकी जो लोगों के दरमियान आके छुपते हैं, खौफ की फ़ज़ा कायम की हुई है, वो जो है कम्प्लीटली वो ऑक्सीजन इनको मुहैया ना हो। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राशिद वली जंजुआ साहब, थैंक यू सो मच। और ज़ाहिर अहम इकदाम इस हवाले से उठाए जा रहे हैं और भारत की हर स्टेप पर नज़र रखने की ज़रूरत है। जब हम बात कर रहे हैं हमारे जवानों की, और ख़ास तौर पे हमारे वो जवान, चाहे वो पुलिस के महकमे से हो, रेंजर्स के महकमे से हो या फ़ौज के महकमे से हो, हम ये देखते हैं कि जब ईद और ऐसे त्यौहार आते हैं तो हम सब तो ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन हमारे बहादुर जवान हमारी हिफाजत पर तैनात होते हैं और दुश्मन की आँखों में आँखें डाले हमारी हिफाजत करते हैं। तो हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह इन जवानों के साथ मौजूद हैं, आइए देखते हैं। इस वक्त रन ऑफ कच्छ पाक भारत बॉर्डर पर मौजूद हूँ, जहाँ मेरी एक जानिब बदतरीन दुश्मन इंडिया का बॉर्डर और दूसरी जानिब हमारी मुमलिकत पाकिस्तान का वो जगह मौजूद है जहाँ हमारे जवान दुश्मनों का सामना करते हैं। इस वक्त इस परचम के नीचे इस रन ऑफ कच्छ इस पूरी यूनिट के जो कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम, हम उनसे बात करेंगे। एनिमी की पोस्ट है, डेट इज़ अराउंड 700 मीटर, बड़ी करीब है सर, सेंसिटिव पोस्ट है, इसलिए हमारी पूरी स्ट्रेंथ है। जवान आपने देखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह ईद का मौका है, लेकिन आपको इनके जवानों का
जो बॉडी पोस्चर है, जो उसकी स्ट्रेंथ नज़र आ रही होगी, जो उनका जज्बा है वो नज़र आ रहा होगा। और जो रिसेंटली हमारा जो ऑपरेशन हुआ है जो बुनियान अल मरसूस, उसमें बिल्कुल ये हमारा जो विंग था, इसके तमाम जवान सफ़ दर सफ़ और सीसा प्लाई दीवार बन के रहे हैं। बिल्कुल इन्होंने दुश्मन को ज़रा मौका नहीं दिया कि दुश्मन यहाँ से अपनी हमारी जो ओपी है सामने वहाँ से रखे। हमारा जवान अगर ऊपर जाता है तो दुश्मन की मजाल नहीं होती कि वो सामने ओपी से बाहर आके खड़ा हो। हमारा जवान अगर ये बन क्रॉस करता है तो दुश्मन अपने मोर्चों में चला जाता है कि पाकिस्तान का जवान यहाँ पे हमारे अंदर घुस जाएगा। ऑपरेशन बनियान अल मरसूस में ये बात साबित हो गई कि बॉर्डर पर बैठे उस जानिब दुश्मनों से बचाने के लिए हमारे जवानों का जज्बा ही काफी है। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज़। क्या बात है। और हमारे इन जवानों का ये जज्बा है और इस जज्बे को शिकस्त नहीं दी जा सकती। सलाम है इस जज्बे को। और कहते हैं ना, मुल्क की हिफाजत के लिए, कौम की हिफाजत के लिए अपनी खुशियाँ भी कुर्बान कर देते हैं। और ईद के दिनों में जब आप सब इकट्ठे, फैमिलीज इकट्ठी होती हैं और मिल बैठते हैं, तब भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वो कहते हैं ना, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ज़िंदगी हमें तो तेरा एतबार ना रहा। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? ये बात मैं कह रही हूँ कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क की दोस्ती ऐसे थी। और हमें जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन में एलॉन मस्क आगे बढ़ चढ़ के उनके हिमायत में नज़र आए, फिर उन्होंने डोनेशन भी खुलकर दिया। उनका जो एक्स ऐप है वो पूरा का पूरा जी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कहते हैं ना, वो हम देख रहे थे कि पूरा एक ट्रेंड सेटर बना हुआ था। लेकिन अब ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है और ऐसी दुश्मनी हुई कि हैरान है सबके हो क्या रहा है। एलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगा दिए हैं और इम्पीचमेंट मुआवजे का मुतालबा कर दिया है। ट्रंप ने एलॉन मस्क को पागल करार दे दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब इसी तरीके की वोकैबुलरी यूज़ करते हैं। फिर सरकारी मुआहदे भी ख़त्म करने की धमकी दे दी है। अब जो एक्स ऐप है, यानी कि जो एलॉन मस्क जिसको रन करते हैं, और ट्रूथ सोशल पर, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी शुरू कर दी है। एलॉन मस्क ने लिखा है कि जी अब बड़े इंकशाफ का वक्त आ गया है। बाकायदा उन्होंने ट्वीट की है। और असल डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन की फ़ाइलों में मौजूद है। अब एप्स्टीन केस सब जानते हैं कि क्या है। ट्रंप इंतज़ामिया इसीलिए, जिनसे स्कैंडल था ये, इसीलिए बदनाम जेफरी एप्स्टीन फाइल्स पब्लिक नहीं कर रही क्योंकि उनका नाम उसमें है। ये बात लिखी है एलॉन मस्क ने। और वो ये कहते हैं कि सच लेकिन एक दिन ज़रूर सामने आएगा। एलॉन मस्क ने मज़ीद कहा कि उनके बगैर सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार जाते। ये बहुत बड़ा क्लेम है और डोनाल्ड ट्रंप की जीत का क्रेडिट कुछ हद तक उस वक्त जब हम एनालिसिस सुनते हैं, जब हो रहे थे अमेरिकन चैनल्स पर, तो वो यही कहा जा रहा था कि इसके पीछे एलॉन मस्क का बड़ा हाथ है और डेमोक्रेट्स को ऐवान में कंट्रोल मिल जाता। जिस पर सदर ट्रंप ने जवाब में कहा है कि एलॉन मस्क की तनकीद से मुझे बहुत मायूसी हुई। एलॉन मस्क बिल के मामलात से बखूबी वाकिफ़ थे। जिस पर एलॉन मस्क ने कहा कि $4 ट्रिलियन बिग ब्यूटी कभी भी नहीं दिखाया गया और बिल उजलत में मंजूर किया गया है। अरकान भी उसे पढ़ नहीं गए हैं। अब ज़ाहिर है ये अंदर की सारी, कहते हैं ना, जो वो चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, एलॉन मस्क, वो नहीं हो पा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि जी ये वजह इसकी ये है। अब ट्रंप टैरिफ रवा साल की दूसरी शिशमाही में, हम कहते हैं ना, जिसमें कसाद बाजारी लाएगा, जिस पर सदर ट्रंप ने एलॉन मस्क को जी हासिल सब्सिडी भी ख़त्म कर दी। तो ये बहुत कुछ हो रहा है, इस हवाले से आपको बताते भी रहेंगे। ब्रेक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। बाखबर सवेरा में आपको एक बार फिर से खुश आमदेद। और हमारा ये शो जो कि 2 घंटे पर मुहित होता है, तो 1 घंटा का हमने देखा कि हमने भरपूर तरीके से कोशिश की कि आप तक तमाम तरह जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं, वो पहुंचा दें। अब 10 बजे देखते हैं जी मज़ीद आपके साथ हम क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो कि ज़ाहिर है आपके फ़ीडबैक के हवाले से हमने डिज़ाइन भी किया होता है अपना शो। तो इससे पहले, ब्रेक पर जाने से पहले, जब हेडलाइन ब्रेक था तो हम बात कर रहे थे एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की। तो उसमें यही था कि भाई ये 2 हाथियों की अब लड़ाई है। एक अमीर तरीन है और एक ताकतवर तरीन है, क्योंकि वो अमेरिका के सदर हैं। तो अब देखते हैं लड़ाई कहाँ जाती है। बहुत सारे जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं, ख़ासतौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप के हिमायती नहीं थे, वो अब कह रहे हैं जी पॉपकॉर्न खाने का, पॉपकॉर्न निकाल के और सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर देखने का टाइम आ गया है। तो लेट्स सी क्या होता है इस सारी सूरत हाल में। इससे पहले जी हम पिछले 2 दिन से जो डिस्कस कर रहे हैं कि सोशल मीडिया, यहाँ पर आपकी प्रेजेंस जो है
कितनी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको, जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, किस तरीके से अगर आपके साथ बुलिंग हो रही है, स्टॉकिंग हो रही है, कोई आपको थ्रेट कर रहा है तो आप कैसे इसकी शिकायत कर सकते हैं। बहुत सारे पहलू हैं जिन पर बात करनी अब बहुत ज़रूरी है जिस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। सो साइबर स्पेस के हवाले से हम अगर बात करें तो बच्चों के लिए कि खेल का मैदान नहीं, बल्कि मुल्क में हम ये देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन जराइम के बढ़ते वाक़यात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और कुछ ऐसे वाक़यात भी हो रहे हैं जो पिछले दिनों हमने देखा, सना जिस तरीके से 17 साल की बच्ची उसका मर्डर हुआ। अब ज़ाहिर उसके हवाले से मज़ीद इंकशाफात भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आप लोगों ने अपने बच्चों को ये ज़रूर मैसेज कन्वे करना है कि अपने घर की लोकेशन, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन ये आपने सोशल मीडिया पर बिल्कुल नहीं एक्सपोज करनी है। और क्योंकि हर तरह के लोग हैं जो फॉलो कर रहे होते हैं और यू नेवर नो कि किसके क्या इरादे हैं, तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। और ज़ाहिर है अब तो ऐप्स भी बहुत कुछ इस हद तक हमने देखा कोशिशें कर रही हैं कि अब अकाउंट्स को ब्लॉक करने की आपको अलाउ करती हैं। और ख़ास तौर पे एक शख्स जो है अपने एक ईमेल एड्रेस से एक से ज़्यादा अकाउंट्स अब नहीं बना सकता है, वरना पहले क्या होता था, पहले एक ईमेल एड्रेस होता था और वही शख्स मल्टीपल अकाउंट्स जो है वो बना लेता था। एक अकाउंट आप किसी का ब्लॉक करते थे, वो दूसरे अकाउंट से आकर आपको हरास करना शुरू कर देता है, थ्रेट करना शुरू कर देता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर नज़र रखनी इस वक्त ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी हो गया है कि ये अपने बच्चों की और सबको इन चीज़ों के बारे में कन्वर्सेशन की जाए, उनसे डिस्कशन की जाए और उनसे पूछा जाए कि और किस तरीके की आप लोग फॉलो आपको कर रहे हैं, इन चीज़ों का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। सो नेशनल साइबर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने वालिदैन के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि डिजिटल दुनिया में बच्चों की निगरानी और रहनुमाई अब नागुज़ीर हो गई है। एडवाइजरी ये बताती है कि बच्चों को डिजिटल सेफ्टी की तरबियत देना ज़रूरी है और बच्चों को सोशल मीडिया पर ज़ाती मालूमात शेयर करने से रोकें। कैसे रोकें, ये बड़ा अहम सवाल है। क्या क्या चेक होने चाहिए, किन चीज़ों को रोकना चाहिए। सो गूगल फैमिली लिंक या माइक्रोसॉफ्ट फैमिली सेफ्टी इस्तेमाल करते हुए बच्चों की डिजिटल सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखें। ऑनलाइन वक्त के लिए हुदूद या वक्त का तयन तय कर लें, कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो असल ज़िंदगी से कट ना जाए। तो ये कौमी साइबर एमरजेंसी रिस्पांस टीम है, उनका ये कहना है अब मशकूक नेटवर्क और मुजरिमाना सरगर्मियों के पेश नज़र बच्चों की साइबर सेफ्टी वालिदैन की डिजिटल ड्यूटी बन चुकी है। तो इसी पर बात कर लेते हैं क्या किया जा सकता है। इस अहम एडवाइजरी के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट कमल चीमा। कमल, थैंक यू सो मच इस अहम टॉपिक पर बात करने के लिए। और ज़ाहिर है हम बहुत सारे वाक़यात देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जो हो रहे हैं। रिसेंटली सना वाला वाक़या क्या हुआ है, अब ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो ज़रा मुझे ये बताइएगा कि वालिदैन को इस अहम मामले की तरफ लाया कैसे जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में अपने पेरेंट्स से बहुत आगे हैं। पेरेंट्स को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अब सोशल मीडिया बच्चों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन गया है, तो वालिदैन को सबसे पहले करना क्या चाहिए अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें तो? देखिए, आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बच्चे हमसे कई आगे हैं, मगर आप ही इन टूल्स की बात करी थी कि फैमिली लिंक, गूगल फैमिली लिंक और माइक्रोसॉफ्ट का जो फैमिली सेफ्टी क्या सॉफ्टवेयर है, उससे मैं अपने बच्चों पे वो यूज़ करती हूँ। मेरा एक बच्चा जो है वो गूगल यूज़ करता है उनके स्कूल में और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करता है। तो ये एक ऐसी सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे आप अपने बच्चों की ना तो सिर्फ स्क्रीन टाइम को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मगर ये भी देख सकते हैं कि वो कौन सी वेबसाइट्स पे जा रहे हैं। अच्छा। हर ऐप पे उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे मैं देख सकती हूँ मेरी बेटी ने 1 घंटा लगाया, 1.5 घंटा लगाया, पूरे दिन में कितना टाइम स्पेंड किया। और साथ ही आप हर ऐप की टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप फिल्टर कर दें कि कोई भी एडल्ट कंटेंट या कोई भी ऐसा कंटेंट जो आप नहीं करना चाहते वो आप फिल्टर कर सकते हैं। वो फिर कैसे करें? एप्लीकेशंस वो उसी में है, मतलब, और वो बहुत आसान है। जब आप उसको यूज़ करना शुरू करेंगे फैमिली लिंक या माइक्रोसॉफ्ट सेफ्टी, तो आपको सारी प्रॉम्प्ट्स नज़र आ रही होंगी, सारे ऐप्स नज़र आ रही होंगी, उसके आगे नज़र आ रहा होगा कि इसको कितना टाइम देना है, इस पर टाइम लिमिट लगानी है कि नहीं लगानी। आपको बता रहा होगा कि सेफ सर्च ऑन करनी है कि नहीं करनी, किस तरह का हर ऐप में किस तरह का कंटेंट आना चाहिए, किस तरह का नहीं आना चाहिए। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि वो ऐप खुद से डाउनलोड कोई कर सकते हैं कि नहीं। मैंने ये लगाया हुआ है कि वो जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं उससे पहले उन्हें मेरा
मेरी परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर मुझे पे मेरे डिवाइस पे नोटिफिकेशन आता है, अगर मैं उन्हें परमिशन दूं सिर्फ तभी वो ऐप डाउनलोड हो सकती है, वरना वो नई ऐप को डाउनलोड भी नहीं कर सकते। और जो नई ऐप को डाउनलोड करें उसके ऊपर भी एज लिमिट, हर ऐप की एज लिमिट होती है। 7+ होती है, एक तो जी होती है विच इज़ अप्रोप्रिएट फॉर एवरीवन। उसके बाद 7+ होती है कि 7 साल का बच्चा वो उसको कर सकते, 4+, फिर 7+, फिर PG, फिर PG-13। तो ये सारी जो लिमिट्स हैं वो आप उसके मुताबिक इजाज़त दे सकते हैं कि आपने ऐप कौन सी डाउनलोड करने देनी है, 12+ करने देनी है या 7+ करने देनी है या जी सिर्फ करने देनी है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके बच्चे की एज क्या है। तो इस तरह आपके पास बहुत सारा कंट्रोल होता है। और फिर आप डिवाइस को लॉक भी कर सकते हैं। तो मेरी बेटी के पास, वो बड़ी होगी थोड़ी, उसके पास फ़ोन है, तो वो उसका फ़ोन लॉक हो जाता है एक सर्टेन टाइम के बाद। मुझे पता है कि जब उसने बाहर जाना है उसका फ़ोन मैंने ऑन करना है ताकि वो हमसे बात कर सके, मगर रात के वक्त 8, साढ़े 8 बजे उसका फ़ोन लॉक हो जाता है। उसके बाद वो फ़ोन चलता ही नहीं है, कुछ हो जाए वो फ़ोन चलता ही नहीं है, उसको एक्सेस ही नहीं किया जा सकता। लेकिन ये मैं बाद में आपसे पूछूंगी कमल, कहीं बच्चे इससे जो है वो कहते हैं ना रेबेलियस तो नहीं हो जाते कि भाई आप तो हमें, बाकी पेरेंट्स तो ऐसे नहीं कर रहे, आप इतनी सख्ती कर रही हैं, कहीं ये पहलू तो नहीं आता? लेकिन पहले मुझे बताएं, इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की जो मुझे भी, जिसका आइडिया नहीं था कि जी का मतलब क्या है, 7+ का मतलब क्या है और कितना सेफ़ है और कितना नहीं, और हमें इस अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। एक चीज़ मुझे बताइएगा, पेरेंट्स, वर्किंग पेरेंट्स हैं, काम कर रहे हैं ऑफिस में, आप जिस तरीके से मॉनिटरिंग की बात कर रही हैं, तो क्या ये फ़ोन के ज़रिए आपको नोटिफिकेशन आता है कि जी स्क्रीन अब ये ऐप डाउनलोड होने लगी है? किस तरीके से आपको होता है? क्योंकि थ्रू आउट तो आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आप अपने ऑफिस वर्क आवर्स में काम कर रहे हैं तो। जी, आपके फ़ोन पे जो पेरेंट्स हैं उनके फ़ोन पे ये एप्लीकेशन डाउनलोड होती है, फैमिली लिंक या माइक्रोसॉफ्ट सेफ्टी, दोनों एप्लीकेशंस हैं वो आपके फ़ोन पे होंगी। और अगर आपका बच्चा कुछ डाउनलोड करना चाहता है तो वो आपको नोटिफिकेशन भेजता है इजाज़त की। और आपके फ़ोन पे जैसे मैसेज की नोटिफिकेशन आती है, किसी भी चीज़ की नोटिफिकेशन आती है, बिल्कुल उसी तरह नोटिफिकेशन आती है। और अक्सर ऐसा होता है कि मैं काम कर रही हूँ या मैं एक्सेसिबल नहीं हूँ, तो मेरे बच्चे मुझे वॉइस मेल भी कर देते हैं या कॉल कर देते हैं। मैं अपने बच्चे की कॉल देखती हूँ तो मैं ज़रूर उठा ही लेती हूँ। तो उसमें वो आता है कि मामा ये वाले मेरे लेट्स से कि एजुकेशन से रिलेटेड है या स्कूल वाले कह रहे हैं ये वाली एप्लीकेशन कर लें, तो आप प्लीज़ इसको अप्रूव कर दें। मैं उसको चेक करती हूँ तो मैं उसे अप्रूव कर देती हूँ। बाय द वे, जब कोई आपने, मेरे बच्चे आके पूछते हैं कि हम वो वाला शो देख लें, नेटफ्लिक्स पे ये चीज़ देख लें, मैं उसको जाके उस शो को सर्च करती हूँ गूगल पे। कैसे सर्च करते हैं? एक वेबसाइट है जिसे कहते हैं कॉमन सेंस मीडिया, और एक और भी वेबसाइट है ITV पेरेंट्स गाइड। या वहाँ पे जाके आप, अगर गूगल में लिखें तो खुद ही आ जाएगा। आप लिखें लेट्स से कि आपने सर्च करना है कि यंग शेल्डन एक सीरीज़ है, मैं वो देखने दूँ कि ना देखने दूँ। आप लिखें यंग शेल्डन पेरेंट्स गाइड, यंग शेल्डन पेरेंट्स गाइड, कॉमन सेंस मीडिया खुल जाएगा। उसके लिंक में आपने एक एक चीज़ लिखी होगी कि उसमें ये वाला कंटेंट कितना है, वायलेंस कितनी है, सेक्स एंड न्यूडिटी कितनी है, उसके अंदर फाउल लैंग्वेज कितनी है। ठीक है, कमल को हम दोबारा रब्ता करेंगे, बहुत अहम इन्फॉर्मेशन वो हमारे साथ शेयर कर रही थी। कॉमन सेंस, उन्होंने कहा कि एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है जो बताएगा आपको कि आपने अगर किसी भी शो के बारे में सर्च करना है कि इसमें यही एलिमेंट तो नहीं है, आपका बच्चा इससे मुतासिर तो नहीं हो सकता। जी कमल, कंटिन्यू कीजिएगा। कि मैं अपनी बच्चों को चीज़ों से एक्सपोज ना करूं जो कि उनकी एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। अच्छा, तो कमल, एक ठीक है, ये आपने बताया कि आप ब्राउजिंग भी चेक कर सकती हैं, ऐसी ऐप्स भी हैं जिसमें आपने गूगल फैमिली सेफ्टी के बारे में बताया, दूसरा आपने जो माइक्रोसॉफ्ट का लिंक है उस हवाले से बताया। लेकिन एक जो बहुत ही बुनियादी चीज़ है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं और शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो है जी सोशल मीडिया पर आजकल बच्चे अपनी रील्स, स्टोरीज़ और तस्वीर शेयर करते हैं, उसके नीचे कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स के बाद DMs आते हैं। तो इससे कैसे बचाया जाए? क्योंकि ये हमें बहुत बेज़रर सा इंटरेक्शन मालूम होता है और यही बहुत ख़तरनाक आगे जाके साबित होता है। अच्छा, आई थिंक कमल तक हमारी आवाज़, मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मैं कोशिश करूंगी उनसे दोबारा रब्ता करूं। बड़ा इंपॉर्टेंट वो हमें कुछ पॉइंट्स बता रही थी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को करनी चाहिए और इन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। दूसरे हम ये देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया के हवाले से बढ़ता जा रहे, निगरानी कैसे करें। अब ये वक्त आ गया है कि आप अपने बच्चों से डिस्कशन करें, स्क्रीन टाइम तय करें, और चाहे वो कोई आपने नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखनी हो या अपने ब्राउजिंग करनी हो, तो वो जो कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो आपके पेरेंट्स के मोबाइल में वो ऐप होगी और उससे पता चल जाएगा कि आपके बच्चे
क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, उन्होंने क्या ब्राउज़ किया है, ब्राउजिंग हिस्ट्री आ जाएगी, और कौन सी जो ऐप्स हैं वो डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि गेमिंग जो ऐप्स हैं उनमें भी हम देख रहे हैं चैटिंग का ऑप्शन होता है, उसमें भी बहुत कुछ, वहाँ से भी बहुत वल्नरेबिलिटी हम बच्चों की देख रहे हैं, वो बहुत ऐसी चीज़ों से एक्सपोज हो जाते हैं जो एज अप्रोप्रिएट बिल्कुल भी नहीं है। तो कंवल एक बार फिर से हमारे साथ है। कंवल, मैं ये जानना चाह रही थी, जो बहुत बेबुनियादी चीज़ है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, वो ये है कि पिक्चर्स अपलोड करना, स्टोरी लगाना, कोई रील अपलोड करना, फिर उसके नीचे कमेंट आते हैं, पहले तो तारीफ़ें होती हैं, तारीफ़ के बाद रिस्पांस नहीं मिलता तो फिर वो गालियों पर आ जाते हैं, फिर थ्रेट करना शुरू कर देते हैं। बच्चे ख़ास तौर पे टीनेजर जो हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, वो इससे कैसे बचें या क्या करें, किसको रिपोर्ट करें? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो ऑब्वियसली आपका पब्लिक होता है, मगर उसके अलावा आप अपने बच्चे की प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करें, उनके सोशल मीडिया पे कौन मैसेज कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन उनकी फ्रेंड्स लिस्ट में कौन है, किस तरह के लोग उनकी फ्रेंड लिस्ट में, और अपने बच्चे की सोशल मीडिया को मॉनिटर करें। उनका खुद भी आपको फ्रेंड होना चाहिए ताकि उनके जो कॉमेंट्स हैं, उनके जो पोस्ट हैं, आप उनको मॉनिटर कर सकें। थोड़ा सा इसमें मेहनत लगती है, मगर जाहिर है ये आपका बच्चा है और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, तो ये आपको करना ज़रूरी है। दूसरा, बच्चे की एजुकेशन, बच्चे के साथ दोस्ती बहुत ज़रूरी है। बच्चे के साथ अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हो और बच्चे को पता हो कि वो कोई भी बात आप में कन्फाइड कर सकती है या कर सकता है, तो ये वाली रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, जिसमें सख्ती ना हो, जिसमें ये ना हो कि तुमने ये क्या किया, वो क्यों किया, उससे क्यों बात की, इससे क्यों बात की, बल्कि अंडरस्टैंडिंग। उस बच्चे, आजकल के बच्चों को आपको एक अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको कन्विंस करना पड़ता है, उनके ऊपर आप हुक्म नहीं चला सकते, उनको आपको प्यार से समझाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि क्यों आप जो है वो ये बात कर रहे हैं या क्यों आप उन पर ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं या क्या। तो मेरे और मेरे बच्चों में ये इस तरह की हेल्दी डिस्कशन होती है, मुझसे बहस करते हैं, या वो मुझे कन्विंस कर लेते हैं या मैं उन्हें कन्विंस कर लेती हूँ। तो हमारे घर में ये रूल है कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अभी तो खैर उनके पास सोशल मीडिया अकाउंट है ही नहीं, वो बहुत छोटे हैं, सोशल मीडिया के लिए छोटे हैं, मगर उसके अलावा भी ये रूल है कि हमारी किसी भी स्ट्रेंजर के साथ, किसी भी ग्रुप में, कहीं पे भी इंटरनेट पे, हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारे घर का एड्रेस हो गया या हमारे फ़ोन नंबर्स हो गए या हमारी डिटेल्स, स्पेसिफिक डिटेल्स हो गई, या हमारी एक्टिविटी होगी, किस वक्त स्कूल से आना है, जाना है। मैं पब्लिक फिगर हूँ, मैं सोशल मीडिया फिगर हूँ, मैं अपने बच्चों के बारे में कभी कोई पोस्ट, अगर आप मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी देख लें, कोई पोस्ट मेरी फैमिली के बारे में नहीं होगी, मेरे घर का एड्रेस, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी, मेरे एक्टिविटी की टाइमलाइन कि किस वक्त मैं कहाँ जा रही हूँ वो बिल्कुल नहीं होगी, किस वक्त मेरे बच्चे जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं होगी। तो इस तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि बैड एक्टर्स वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और आपको तंग कर सकते हैं, या आपके बच्चों की खुदा न खास्ता सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, इस तरह की कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर कोई प्रेडेटर आ जाता है, क्योंकि प्रेडेटर्स जो हैं वो गेमिंग एप्स में भी होते हैं, अगर आपका बच्चा लेट्स से फोर्टनाइट खेल और वो दूसरों से कनेक्टेड है, तो हो सकता है कोई प्रेडेटर वहाँ पे उसे चैट करना शुरू कर दे। प्रेडेटर्स जो है वो अनअज्यूमिंग तरीके से आते हैं और बहुत एक इनोसेंट तरीके से उनकी कॉन्वर्जेशन शुरू होती है। ये मंझे हुए लोग हैं, इनको पता है कि बच्चे को कैसे घेरना है। तो इस तरह के मामले में आपको अपने बच्चे को पहले से एजुकेट करना पड़ता है कि प्रेडेटर्स कौन होते हैं, उनका मकसद क्या होता है, वो क्यों आ सकते हैं आपके पीछे। अगर आपसे इस तरह की कोई बात कर रहा है, आपके ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, आप अपने पेरेंट्स को बताएं। अगर आपसे दोस्ती कोई ज़्यादा बढ़ा रहा है, आप अपने पेरेंट्स को बताएं। तो छोटे बच्चों के लिए तो ये ज़रूरी है, और बड़े बच्चों के लिए उनकी जजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ये सना यूसुफ का केस था, उस बंदे को सना ने रिजेक्ट कर दिया था बहुत दफ़ा, इसलिए उसका एक ईगो जाग गया था। तो पहले तो ये कि देखें कि भाई कोई भी औरत आपकी पोजेशन नहीं है, और अगर कोई और दूसरा ये घर तक कभी किसी को रसाई ना दे, घर तक रसाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अहम पॉइंट्स यहाँ पर रेज किए। थैंक यू सो मच कंवल। और आई मस्ट अप्रिशिएट, हमेशा इस अहम इशू पर जब भी इससे रिलेटेड बात होती है, आईटी से या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या फिर सेफ्टी कैसी होनी चाहिए डिजिटल, उस पर आप हमेशा टाइम निकालती हैं हमारे लिए। थैंक यू वंस अगेन। सो अब माँ बाप की डिजिटल ड्यूटी एक नई टर्म आ गई है, जो आपने बिल्कुल कहते हैं ना, उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और तमाम तर तरीके हमने आपके साथ शेयर किए। जो ऐप्स हैं उनको डाउनलोड करके आप अपने बच्चों की जो डिजिटल कहते हैं ना उनकी एक्टिविटी है, उस पर पूरी निगरानी, पूरी नज़र रख सकते हैं। तो चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि कल ईद है, तो ईद से मुताल्लिक बहुत सारे इश्यूज़ हैं
जिनके बारे से हम सवाल भी उठाते हैं और जिस पर हम बात भी करते हैं और अवेयरनेस भी आपको देते हैं। तो कराची में ईद उल अज़हा के दिनों में जो सफाई का जो प्लान है उसको बताया जा रहा है कि हतमी शक्ल दे दी गई, यानी कि फाइनलाइज कर दिया गया है। अब इसी साल की हम बात करें तो 98 मकामात पर आलाइशों के कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। अब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से शहरियों को आलाइशें रखने के लिए बायोग्रेडेबल बैग्स फराहम किए जाएंगे और किसी किस्म की भी शिकायत के लिए 1128 हेल्पलाइन है जो कि 24 घंटे फाल रहेगी। अब आलाइशें उठाने के लिए 16,000 से ज़ायद का अमला पूरे सफाई ऑपरेशन में शरीक होगा, जबकि 9,770 से ज़्यादा गाड़ियाँ इसमें हिस्सा लेंगी। तो ये तमाम तर प्लान बनाया गया है। होपफुली इस बार हम देखेंगे कि सफाई सुथराई होगी और थोड़ा सा ताउन आपने भी करना है। देखिए, सारा काम आपने हुकूमत पे नहीं छोड़ देना है, अपने हिस्से का काम भी करना है। अपने गली मोहल्ले अपने ही घर के एरिया के अगर आप उसको भी साफ़ कर देना तो वो वहीं पे बहुत कुछ काम हो जाएगा और हुकूमत के लिए भी थोड़ा काम आसान हो जाएगा, इंतज़ामिया के लिए भी काम आसान हो जाएगा। तो ये आपस की कोऑपरेशन के साथ ही हो सकता है। अच्छा जी, एक और इशू आता है, आलाइशों से ही रिलेटेड है और उससे एक बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कोई एक हादसाती सूरत हाल भी बन सकती है। यानी कि ईद उल अज़हा के मौके पर हम देखते हैं कि एयरपोर्ट्स के अतराफ जो इलाके हैं वहाँ पर आलाइशें फेंकी जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, क्योंकि आलाइशों की वजह से सैकड़ों परिंदे एक ही वक्त में जी उधर आ जाते हैं और फिर वो फ़ज़ाई हुदूद में आ जाते हैं। और परिंदों की मौजूदगी में तैयारों की परवाज़ जो है आपको पता है वो कितना ख़तरा साबित होती है। और फिर सिर्फ तैयारा ही नहीं, तैयारे में मुसाफिर भी होते हैं, पूरा अमला होता है, तो उनकी ज़िंदगियों को भी शदीद ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। सो PIA के मुताबिक 2024 में कौमी एयरलाइन के 102 तैयारों से परिंदे टकराए, जिनमें से 4 तैयारों से बैरून मुल्क परिंदे टकराए। सबसे ज़्यादा लाहौर में 28 जहाज़ मुतासर हुए और रवा साल अब तक 25 तैयारों से परिंदे टकराए हैं। सो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हिदायत इस हवाले से जारी कर दी हैं कि ईद उल अज़हा के मौके पर आलाइशों को जो एयरपोर्ट्स हैं यानी कि हवाई अड्डे हैं उनके आसपास ना फेंकें। आपने बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखना है और जो जगह बनाई गई है ना कलेक्शन पॉइंट्स वहीं पर उनको लेके जाएं ताकि बासानी आलाइशों को ठिकाने लगाया जा सके। तो इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं कि लोग कर क्या कह सकते हैं। ब्यूरो चीफ कराची, डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद सलदीन हमारे साथ मौजूद हैं और जो एविएशन से मुताल्लिक़ खबरें होती हैं वो हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो एक तरीके से वो हम कहेंगे वो एक्सपर्ट हैं इन सारे इशूज़ पर, तो बात कर लेते हैं। सलाउद्दीन, थैंक यू सो मच। ये बताएं कि क्या प्लान तरतीब दिया गया है और वैसे ये कितना ख़तरनाक है ये जो एयरपोर्ट के अतराफ़ आलाइशें फेंकी जाती हैं। नंबर्स मैंने कुछ शेयर किए हैं, इतनी तादाद में तैयारे मुतासिर हो गए। ये बिल्कुल बड़ी एक जिम्मेदारी का वाक़या है। हम लाखों का जानवर तो ख़रीदते हैं, हज़ारों रुपए कसाई पे भी खर्च करते हैं, लेकिन हम चंद 100 रुपए खर्च नहीं करते। हम चंद 100 रुपए खर्च करें, बैग ले लें और वो जो जानवरों की बाकियात है, कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें हैं, उन्हें एक ठिकाने लगाए जाएँ। जिम्मेदारी शहरी का सबूत है। आप यकीन मानिए इतना ख़तरनाक है ये परिंदा, जहाज़ों के लिए एक मिसाइल से ज़्यादा ख़तरनाक है। मतलब अभी हमने रिपोर्ट भी शाया की कि 2024 में 102 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं परिंदे टकराने के पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर। सबसे ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए 28 वाक़यात लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, 17 कराची में और 18 आप रवा साल की बात कर रहे हैं। ये पिछले 2024 की जो जनवरी में रिपोर्ट जारी की गई है PIA की जानिब से, और रवा साल भी 25 के वाक़यात हुए सिर्फ अप्रैल के महीने में। तो ये इंतहाई इसलिए ख़तरनाक होता है जहाज़ों के लिए क्योंकि हमने एक इंसानी जानों को बचाना होता है। इंसानी जान को बचाना आपको पता है कितना ज़रूरी होता है। परिंदा इंतहाई ख़तरनाक होता है। वजह ये होती है कि जगह जगह हम आलाइशें फेंक देते हैं, कचरा कुंडी, मतलब जो प्रॉपर जगह है वहाँ हम नहीं डालते, तो वो परिंदे की आमदगाह बन जाती है, ग़िज़ा के लिए आ जाते हैं। जब फ़ज़ा में उड़ते हैं जहाज़ लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए वो इंतहाई ख़तरनाक हो जाता है। इसलिए कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से आगाही मुहिम भी शुरू की गई है, शहरियों को अवेयरनेस भी दी जा रही है, पम्फलेट भी तकसीम की जा रहे हैं, उनको बताया भी जा रहा है कि खुदा रहा कुर्बानी करें, लाखों का जानवर लाते हैं, हज़ारों का साई पे भी थोड़े से चंद पैसे खर्च कर लें, जिम्मेदारी शहरी का सबूत दें, उसको ठिकाने लगाएं, एक डंपिंग पॉइंट है वहाँ लगाएं। देखिए गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी ठीक है, उनका काम है, लेकिन हमें एक जो है एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत भी देना चाहिए ताकि हम जो कौमी असासाजात उनको बचाएं। आप यकीन माने कि एक बर्ड हिट होता है, इंजन लाखों डॉलर का वो एक इंजन बनता है। अच्छा, वैसे थोड़ा सा ना हमारे नाज़रीन के लिए ये परिंदे डैमेज किस तरह करते हैं जहाज़ को?
और दूसरे अगर फ़र्ज़ करें आ जाएं फ़ज़ाई हदूद में जहाँ से आपकी एयर स्ट्रिप है, जहाँ से तैयारों की परवाज़ है, टेक ऑफ है, लैंडिंग है, तो फिर इनको हटाया कैसे जाता है? देखें, इसका आज तक हम दुनिया दौरे जदीद पे जा चुकी है। हम अभी तक मैनुअल सिस्टम में वो शूटर होता है, परिंदा मार रहा होता है, वो गिरता है, इस तरह करते हैं। लेकिन दुनिया भर में जदीद आलात लग गए हैं जो परिंदों को शुआओं के ज़रिए से उनको भगाते हैं। अच्छा। तो अब यहाँ हमारे यहाँ वही पुराना सिस्टम है, जदीद सिस्टम नहीं लग सकते, क्योंकि जब बात ये होती है कि जब जहाज़ लैंडिंग की तरफ आ रहा होता है ना, तो ज़ाहिर आबादी है और सबसे ज़्यादा नीचे परवाज होती है तो परिंदे मंडला रहे होते हैं। अब वो एक इंजन में जाता है ना, मुसाफिरों की जान को तो ख़तरा होता ही होता है। अब कप्तान की बड़ी महारत से जहाज़ को जो है वो उतारता है, लैंडिंग कराता है, लेकिन साथ साथ उसके इंजन लाखों डॉलर का एक इंजन बनता है। कौमी एयरलाइन के ATR तैयारों को नुकसान पहुंचा, सबसे ज़्यादा एयरबस 320 तैयारों को नुकसान पहुंचा है, उसमें लाखों डॉलर लग गए सिर्फ एक साल के अंदर। डिज़ाइन ऐसा मतलब होता है कि एक परिंदा है ना, इंजन तो चल रहा है, अब वो अंदर जाएगा तो उसके जो ब्लेड लगे होते हैं वो डैमेज करता है। वो डैमेज होता है, वो ब्लेड बनाने के लिए इंजन बाहर से आते हैं, पाकिस्तान में तो वो नहीं है, बाहर से उनको मंगाने पड़ते हैं, इंश्योरेंस में होते हैं, एक लंबा प्रोसेस होता है, वो जहाज़ ग्राउंड हो जाता है। जहाज़ ग्राउंड होने की वजह से परवाज़ आपकी लेट हो जाती है, मुसाफिरों को एक परेशानी होती है। सबसे ज़्यादा ख़तरा जो होता है बर्ड हिट का, जब वो होता है वो इंतहाई ख़तरनाक होता है। तो हम कोई ऐसा एरिया नहीं तय कर सकते कि इतने एरिया में तो ख़ास तौर पे अलाउ ही नहीं है किसी को अलाइशें फेंकना, इस पर सख्ती नहीं की जा सकती? नहीं, सख्ती तो होती है, लेकिन बात ये है कि हमें एक जिम्मेदार शहरी, देखें मैं एक साफ़ी होने के नाते एक शहरी भी तो हूँ ना, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है अगर मेरे घर में कुर्बानी हो रही है, जितनी देर में मैं उसको एक बड़ा बैग लाऊँ, उसको अलाइशें बैग में डालूं, डस्टबिन में डाल दूं, इंतज़ामियों को हेल्पलाइन पे फ़ोन करूं, आके उसको उठा के लेके चले जाएं। लेकिन बाज़ दफ़ा हम लोग भी गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, रोडों पे फेंक देते हैं, या इंतज़ामिया के लोग होते हैं वो रोडों पे एक डंपिंग पॉइंट बना लेते हैं, वहाँ से उसको कलेक्शन पॉइंट करके उसको करते हैं, लेकिन ये गलत है। ऐसी जगह होनी चाहिए कि जो आबादी एयरपोर्ट के जो अतराफ़ के इलाके हैं वहाँ इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। देखिए परिंदा है, परिंदा तो आएगा, और जब वो फ़ज़ा में जाएगा तो जहाज़ों के लिए नुकसान ज़ाहिर है। अब हमारी अगर हिस्ट्री हम देखें कितना कुछ नुकसान हुआ है, जहाज़ सिर्फ ये नहीं कि अमला मुसाफिर मुतासिर होते हैं, खुदा न खास्ता आबादी पे गिर जाए तो मज़ीद जानी नुकसान हो सकता है। ज़्यादा फिर हमारे बेस एरियाज़ में भी होते हैं। अब हमारे जो दूसरे जहाज़ हैं वो भी लैंडिंग टेक ऑफ करते हैं, लेकिन उनको इतना नहीं होती जितना हमारे मुसाफिर तैयारों, क्योंकि वो पूरी एक आबादी वहाँ पर, एक आबादी है। और आपने वो बात सही कही, इवन आप अगर यही कर लेना, लोग के वो जो जिन बैग्स में चारा और ये सारी चीजें होती हैं उन्हीं में आलाइश उसी को हम चारा लाते हैं ना, वो थैले होते हैं बड़े बड़े, उसी को रखें, उसी में करें, डंपिंग पॉइंट में डाल दें। छोटी छोटी हड्डियां हैं, चीज़ें हैं, वो जो जानवर की बाकियात होती हैं ज़िबा करने के बाद उसको हम एक प्रॉपर तरीके से उसको करते हैं। देखिए दुनिया भर में सऊदी अरब जैसे शहर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ एक प्रॉपर एक जगह बनाई हुई है। आप गली मोहल्लों में कुर्बानी वहाँ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ गली मोहल्लों में जानवर बना तो वो प्रॉपर एक जगह है, वहाँ बाकायदा कुर्बानी होती है, सारी सफाई सुथराई का मौजूद होता है, वो उसको डंपिंग पॉइंट में ले जाके उसको तल्फ कर दिया जाता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया और टाइमली बड़ा आपने हमें आके मैसेज दिया है। तो भाई आप लोगों को इन चीज़ों का ख्याल रखना है, और जहाँ जहाँ ख़ास तौर पर जो एयरपोर्ट के अतराफ़ में लोग रहते हैं वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपने इस तरीके से अलाइशों को खुलेआम सरेआम नहीं फेंक देना है, उनको आपने कलेक्शन पॉइंट्स जहाँ पर हैं, डंपिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ पर ले जाके जो बैग्स होते हैं उनमें पैक करके वहाँ पर ले जाना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। इससे आप लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं, नहीं तो खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। बहरहाल अपनी बतौर अच्छा शहरी जिम्मेदारी निभाएं, चाहे आप मुल्क के किसी भी कोने में रहते हैं। सफाई सुथराई, सफाई तो वैसे भी हमारे मज़हब में कहा गया है, निस्फ़ ईमान है, उसका ज़रूर ख्याल रखें। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और कल ईद का दिन है, ईद के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो डिस्कस इस वक्त कर रही हूँ मैं आपके साथ। और एक बड़ा इशू है वो ये है कि ज़ाहिर है गोश्त की तकसीम तो होती है, लेकिन गोश्त आपके घर में भी आता है और लोग उसको डीप फ्रीज़ करते हैं। अब ये है कि ये गोश्त जो आप फ्रीज़र में रखते हैं इसका क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अरसे गोश्त रखना भी ठीक नहीं है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं जी बैक्टीरिया इसमें लग सकते हैं। और जिस तरीके से जिस हिसाब से हमारे मुल्क में लोड शेडिंग होती है, बिजली जा रही है गर्मियों में, और जितनी गर्मी पड़ रही है
तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमें पता हो कि जी अगर लाइट चली गई है, घंटों घंटों लाइट नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है। और खाना जो है अक्सर और बेशतर हम लोग देखते हैं कि लोग खाना पकाते हैं लेकिन उसको बाहर ही रख देते हैं, यानी कि फिर उसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते। इससे भी जो है आपका खाना जो है वो ख़राब होने का ख़दशा होता है, क्योंकि वैसे गर्मी बहुत है, गर्मी में फल फ्रूट्स आप देखें बहुत जल्दी ख़राब हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपने गोश्त पर भी अप्लाई करनी है और अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। तो ये बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। तो पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहरियों को वैसे ख़बरदार कर दिया है कि कुर्बानी का गोश्त ज़्यादा दिन आपने फ्रीज़र में नहीं रखना है, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। अब फ्रीज़र के लिए थोड़ा सा मुनासिब तरीका भी इख्तियार किया जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, यानी कि हम गोश्त को बैक्टीरिया लगने से बचा सकते हैं, क्योंकि गोश्त जो है वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही महफूज रहता है। टेम्परेचर कम हो तो फिर गोश्त और खाने पीने की अशिया जल्दी जो है वो ख़राब होना, क्योंकि पेरिशेबल आइटम होते हैं, जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रीज़ करने से पहले गोश्त को अच्छी तरह आपने साफ़ करना है। अच्छा, ये कुर्बानी के बाद जब गोश्त हमने देखते हैं कि पूरा एक फैला हुआ होता है कपड़े पर, या जो भी लोग चटाई रख लेते हैं उस पर, उसको हवा लगाएं, उसको फिर अच्छी तरह साफ़ करें और खुश्क करें। उसके बाद आपने उसे अलग अलग जो भी आपने पैकिंग करके रखनी है वैसे रखें। अच्छा, अगर बिजली बंद हो जाए तो गोश्त से जो रिसने वाला खून है वो बैक्टीरिया पैदा करता है। अब पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक ईद के दिनों में जाली मशरूबात की फ़रोख्त भी बढ़ जाती है, तो वो भी आपने ख्याल रखना है। यानी कि अभी तक उनके जो स्टैट्स बता रहे हैं कि 25,000 जाली बोतलें तल्फ़ की गई हैं। सो ये आपकी सेहत के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो नुकसान का सबब बन सकती हैं, तो इन पर आपने ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा जो फ्रिज़ी ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल बढ़ जाता है, तो वो इस्तेमाल भी ज़रा कम करें, एहतियात के साथ खाएं और गोश्त वैसे मुनासिब मिक़दार में ही खाएं तो बेहतर है। उसके साथ बैलेंस करें अपनी डाइट को, थोड़ी सी आप वेजिटेबल ले लें, थोड़ा सा आप डिफरेंट उसके साथ आइटम रख लें, अपना एक फुल मील बनाने की कोशिश करें। ईद के दिन में भी आप ये कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप थ्रू आउट द डे जो है वो गोश्त खाते हैं। अच्छा, जो पंजाब फूड अथॉरिटी ने ख़बरदार किया है तो हम ज़रा उन्हीं के एक आला काम से बात कर लेते हैं। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद हमारे साथ हैं। आसिम जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है पंजाब फूड अथॉरिटी ने ऐसे मौके पर ये ख़बरदार करके शहरियों को। लेकिन ज़रा अभी बता दें, हमारे नाज़रीन को भी बता दें कि अब ईद का गोश्त है, अब लोग घरों में रखते हैं, फ्रीज़र में भी रखते हैं, कितने अरसे तक इसे रखना चाहिए और किस टेम्परेचर पर रखा जा सकता है इसे? मैडम, बहुत शुक्रिया आपको और आपकी सारी टीम को, तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। मैडम, ये ज़रूरी है कि गोश्त को -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो फ्रीज किया जाए, और जिस तरह का मौसम है और लाइट जा रही होती है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ्रीज़र की जो लाइट जाने की वजह से वो टेम्परेचर -18 का बरकरार नहीं रहता, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि बाज़ औक़ात गोश्त के अंदर से जो ब्लड है वो निकल रहा होता है। तो फ्रीजिंग करने के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि उसको सबसे नीचे वाले खाने में फ्रीज किया जाए, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए, और अगर उसके अंदर ब्लड जो है वो निकलना या रिसना शुरू हो जाता है तो उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ के जो है वो चांसेस शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़्यादा लंबे अरसे तक, यानी कि 2 महीने 3 महीने तक गोश्त को स्टोर नहीं किया जाए। मैक्सिमम जो स्टोरिंग के हवाले से बात की जाती है वो 2 वीक से ज़्यादा गोश्त को स्टोर नहीं करना चाहिए, और कंडीशंस को भी मीट आउट करना चाहिए। अच्छा। इसके साथ साथ मैं ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि आपको पता है कि गर्मी का मौसम है, तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड को टेम्परेचर क्रॉस करता है। 40 से भी इस सूरत में 40 से भी अबव, इन सम एरियाज जो है ना वो 45-46 को भी जो है ना वो टच कर रहा है टेम्परेचर। तो इस सूरत हाल के अंदर एक तो ओवर ईटिंग से परहेज करना चाहिए, और गोश्त के अंदर सब्जी को मिक्स कर लेना चाहिए। गोश्त के अंदर जो ज़्यादा मिसाला जात हैं और ज़्यादा जो ऑयल या घी का इस्तेमाल है उसको भी इज्तनाब करना चाहिए। गोश्त खाने के बाद नींबू पानी या डिटॉक्स वाटर, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक चीज़ बताइएगा आसिम साहब, अक्सर हम देखते हैं घरों में ये होता है कि क्योंकि गर्मी आपने खुद पॉइंट आउट किया, लोड शेडिंग भी हो रही है, लाइट जा रही है, तो ऐसे में लोग गोश्त को बॉयल करके भून कर रख लेते हैं, तो ये ठीक है? और इसको कितने अरसे रखा जा सकता है, भुने हुए गोश्त को या फिर बॉयल किए हुए गोश्त को?
जी, भूनकर जो या जो बॉयल करके गोश्त जो है वो रखा जा सकता है। उसके लिए भी एडवाइस यही किया जाता है कि वो आपको उसकी स्मेल नहीं आनी चाहिए। बाज़ औक़ात होता है कि दोबारा से टेम्परेचर का जो है उसका इशू होता है, और जैसे ही अगर उसके अंदर से जो है ना आपको एक स्मेल डिफरेंट किस्म की आना शुरू हो जाए, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उस गोश्त को कंज्यूम कर लें। ज्यादा अरसा तक जो है ना उसका स्टोरेज वो माइक्रोबियल ग्रोथ का बायस बनती है, जिसकी वजह से कोई ना कोई आपको जो है डायरिया, गैस्ट्रो या कोई और भी जो है ना इश्यूज हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज इसके अलावा एक चीज़ और बताइएगा आप, क्योंकि ज़ाहिर है हम जानवरी के हम देखते हैं कुर्बानी के जो जानवर हैं मुख्तलिफ होते हैं, बकरा है, गाय है, ऊँट है, क्या इनमें भी डिफ्रेंशिएट ये किया जा सकता है कि किसी का गोश्त ज़्यादा जल्दी ख़राब होता हो, ये भी खदशा होता है क्या? गोश्त के जो है वो ख़राब होने के ऊपर जो चीज़ डिपेंड करती है, एक तो ये है कि अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया, -18 बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना, यानी कि वो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। अगर उसमें कहीं पे फ्लक्चुएशन हुई है तो गोश्त ख़राब हो सकता है। गोश्त कोई भी हो, बेशक वो बकरे का हो या वो जो है ना बीफ का गोश्त हो, वो जो है ना उसके लिए टेम्परेचर का मेंटेन करना ज़रूरी है, और ज़्यादा लंबे अरसे तक उसको जो है वो स्टोर करने से इज्तनाब करना चाहिए। और मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि तमाम नाजरीन के लिए कि आपको पता है कुर्बानी के 3 हिस्से होते हैं, इसमें से एक हिस्सा जो है वो जो है ना वो घर वालों के लिए होता है। तो ये कुर्बानी है, मैं तो ये कहता हूँ कि जो आपका अपना हिस्सा है उसके अंदर से भी जो है ना वो आप जो गरीब और नादार लोग हैं उनको शेयर करें, और ताकि आपको उसका अजर और उसका वो जो अल्लाह ताला की तरफ से एक जज़ा है वो आपको मिले, वो सवाब मिले। और ज़ाहिर है फिर वो ना आप उतना गोश्त कंज्यूम करेंगे, ना फिर ये मसाइल होंगे कि जी के गोश्त ज़्यादा है तो फिर वो ज़्यादा अरसे रखना भी। एक चीज़ और बता दें, ये जाली बोतलें 25,000 के करीब जो हैं वो फ़रोख्त हो गई हैं। अगर आप हमारे नाज़रीन को ये बता दें पहचान क्या है, कैसे लोग पता लगाएं कि जाली जो है कोल्ड ड्रिंक की कौन सी बोतल है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें अहम हैं। आपको पता है कि इस वक्त जो सीज़न चल रहा है उसमें क्योंकि ईद का सीज़न है और उसके अलावा गर्मी भी है, तो बेवरेजेस का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा शुरू हो जाता है। जो लोगों के घर में ईद के लिए गेस्ट आ रहे होते हैं या उनके अजीज़ो अकारिब आ रहे होते हैं, तो उनके लिए लोग जो है ना वो प्रेफर करते हैं कि बेवरेजेस उनको पेश की जाएँ। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो रेकमेंड किया जाता है वो ये है कि आप किसी मुस्तनद जो जगह है, कोई मुस्तनद किस्म का मार्ट है, वहाँ से परचेज करें। आप हमें कुछ हिंट दे देंगे कि क्या चीज़ देखें, कोई लोगो देखें, कोई आप मार्किंग देखें? जी, कुछ लोगो तो देखिए लोगो तो ज़रूर देखना चाहिए, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों ने मिस ब्रांडिंग की होती है, बाज़ औक़ात उन्होंने मिलता जुलता जो है वो नाम रखा होता है, किसी मशहूर ब्रांड का मिलता जुलता नाम रखा होता है, और इस तरह से वो ताजर सेल करना शुरू कर देते हैं कि ये भी उन्हीं की प्रोडक्ट है। तो इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर कोई इस तरह का इशू हो तो 1223 पंजाब फूड अथॉरिटी का टोल फ्री नंबर है, उस पर आप इतला कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो बेवरेजेस के हवाले से बहुत कुछ किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। आसिम जावेद साहब हमारे साथ थे और बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त हमें बातें बताई हैं, तो आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे कुर्बानी का गोश्त बेहतर है कि आप नादार और गरीब मिस्कीन लोगों में तकसीम कर दें, इससे आपको सवाब भी ज़्यादा मिलेगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। चलें जी, आगे बढ़ते हैं, और जहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं लोग उसका शिकार हो जाते हैं। हर साल की तरह इस मरतबा भी हम देख रहे हैं कॉन्गो वायरस फैलने का खदशा है, और कौमी इदारा सेहत ने कॉन्गो वायरस से मुताल्लिक हंगामी एडवाइजरी जारी की है। अब तिब्बी माहिरीन भी खबरदार कर रहे हैं, कहते हैं जी कि शहरी जो हैं एहतियात करें, और ख़ास तौर पे जब आप मवेशी मंडी जा रहे हैं, क्योंकि वो जो जानवर हैं उनसे ये बीमारी कॉन्गो वायरस जो है उनसे मुंतकिल होता है। तो जो लोग मवेशी मंडी जा रहे हैं उन्हें जानवरों से कई बीमारियां मुंतकिल हो सकती हैं, इनसे कॉन्गो वायरस भी है।
इसलिए डॉक्टर्स ने हिदायत की है कि मंडी जाते वक्त आप एहतियात करें। अब एहतियात क्या करनी है आपने ऐसे कपड़े पहने जिससे आपका पूरा जिस्म ढक जाए। आपने लॉन्ग स्लीव्स पहननी है, वो वाले कपड़े ऐसे पहनने। जूते आपके पूरे कवर्ड हो, बंद हो। सॉक्स भी पहन लें चलें तो उससे कोई हर्ज नहीं है। और साथ ही जिस्म के खुले हिस्सों पर कीड़ों से बचाव का जो लोशन है या जो आप समझ लें मॉस्किटो रिपेलेंट ऐसे लोशंस होते हैं, उसका आप इस्तेमाल कर लें। और कुर्बानी के दिन एहतियात ज़्यादा आपने करनी है, क्योंकि कुर्बानी के दिन आपका ज़्यादा कांटेक्ट होता है। गोश्त जानवर जो है उसको ज़िबा करना है, उसकी खाल उतरनी है, गोश्त तकसीम होना है, गोश्त के टुकड़े होने हैं। तो क्या करना है आपने, जो मुतासरा जानवर जो है उसके खून से भी, यानी अगर किसी में ऐसे वायरस हैं किसी जानवर में, उसके खून से भी फैल सकता है। सो मवेशियों के करीब रहने वालों को कॉन्गो से मुतासर होने का ज़्यादा ख़तरा है। और वायरस की अलामात में क्या चीज़ें हैं जिन पर आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है? तेज़ बुखार है, गर्दन और कमर और पट्ठों में दर्द भी शदीद नौयत का, और खिंचाव शामिल है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपने फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करना है और डॉक्टर को देखना है। ये एहतियात आपने ज़रूर करनी है। इसी के साथ मैं यहाँ पर ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और पाकिस्तान ने जो अस्करी कामयाबी हासिल की है, अब ज़रूरी था कि हम सिफारती सतह पर भी एक कहते हैं ना ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ें और भारत का चेहरा बेनकाब करें। अब इस सारे तनाजुर में हम रोज़ ही अपडेट्स देख रहे होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा अहम बयान दिया है। वो ये कहते हैं कि पाक भारत जंग में शिकस्त के बाद, यानी भारत को शिकस्त के बाद भारत जो है अब पानी बंद करने की धमकियाँ दे रहा है। सिंतास मुआहदे को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, जो कि ज़ाहिर है एक आबी जारियत है। सो इस आबी जारियत को रोकने के लिए हम सब यूनाइटेड हैं और भारत के घुमंड को खाक में मिलाएंगे। आबी ज़खायर से मुताल्लिक ये इजलास था जिसमें वज़ीर आज़म की गुफ्तगू सामने आई है। वो ये कहते हैं जी 24 करोड़ आवाम के लिए पानी का मसला हल करना होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश को बढ़ाना होगा। तो वज़ीर आज़म इस हवाले से क्या कह रहे थे, ज़रा ये देख लेते हैं। इसी सारे तनाजुर में वज़ीर आज़म का इंतहाई अहम दौरा सऊदी अरब, वहाँ पर उनकी मुलाकात होगी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से। और हालिया पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए जो किरदार अदा किया है सऊदी अरब ने, उसका शुक्रिया भी अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो की बात कर लेते हैं। बड़े ज़बरदस्त तरीके से बिलावल सिफारती मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि दहशत गर्दी को हमें जड़ से उखाड़ना होगा और पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुश्तरका फ़ोरम की इस हवाले से ज़रूरत है। अच्छा, अब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर वो इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं। चीनी मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया और इस हवाले से उन्होंने क्या कहा ये भी आपको बता देते हैं। कहते हैं जी पाकिस्तानी वफ़द ने वाशिंगटन में कांग्रेस से मुलाकात की है और ख़ास तौर पर जो सिंतास मुआहदे की मअतली है, ये आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तो क्या कह रहे हैं बिलावल, आइए सुन लेते हैं। Lasting peace is only possible through dialogue and diplomacy. We offered an impartial investigation. It was India that backed away, unable to tell the world who were the terrorists involved in these attacks. Forum be established, which is neutral, which is impartial. Because as you're aware, Pakistan has a long list of complaints against India's involvements at terrorist attacks in Balochistan and Khtunkhwa and through various terrorist groups within Pakistan. And we also form such a body that could preempt sort of future events. तो इसी पर बात कर लेते हैं। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज़ अहमद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब गुफ्तगू करने के लिए। अभी जो हम पाकिस्तान की तरफ से जो ख़ास तौर पे सिफारती कोशिशें देख रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो, और ख़ास तौर पे ये बताना कि सिंतास मुआहदा बतौर हथियार भारत इस्तेमाल कर रहा है और इसको हमें आलमी इशू बनाने की ज़रूरत है। ये जो कोशिशें की जा रही हैं, वज़ीर आज़म का बयान, एक अहम इजलास होना, फिर बिलावल साहब की जिस तरह गुफ्तगू इंटरनेशनल फोरम्स पर सामने आ रही है, कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी और आप समझते हैं मौसर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग? जी बिल्कुल, मेरे तो ख्याल में बिल्कुल मौसर अंदाज से बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये है भी बहुत अहम। अस्करी मैदान में कामयाबी के बाद इस बयानिए की जंग में पाकिस्तान पीछे नहीं रहना चाहता। मैं बड़ी गौर से देख रहा हूँ कि शशि थरूर साहब का जो दौरा है, जिसमें असदुद्दीन अवैसी साहब भी अपने ख्यालात का इजहार करते नज़र आए हैं, वो बिल्कुल उनके जो दलाइल हैं वो मंतकी नहीं हैं और उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि उनके पास जब एविडेंस नहीं थी तो उन्होंने कैसे इतना बड़ा भयानक कदम ले लिया कि दूसरे मुल्क में जाके हमले करके जाने की अंधेरे में। ये सवाल उनको ना तंग कर रहा है।
अब कल मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मैंने देखा तो अमेरिका की एक साबिक सफीर थी, उन्होंने भी इस बात से इत्तेफाक किया। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा इदारा जिस तरह FBI है जो अमेरिका का है, या स्कॉटलैंड यार्ड है जो UK का है, उसको चाहिए कि वो तहकीक करे। यानी हिंदुस्तान एक तरफ तो खुद तहकीक नहीं कर रहा, कोई तफ्तीश नहीं कर रहा, दूसरी तरफ वो किसी और इदारे को भी नहीं आने दे रहा, न्यूट्रल भी नहीं इन्वेस्टिगेशन कर रहा, तो जाहिर बात है उसका मुकदमा अब दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। आपने दुरुस्त कहा कि अब इसका जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है वो ये नहीं कि हिंदुस्तान दोबारा हमला करेगा, वो तो शायद अभी थोड़ी देर लगेगी उसको हिम्मत पकड़ने में, वो इस वक्त तो आम मसला पानी का है। और बिलावल भुट्टो साहब ने जो कल वहाँ पे कहा पानी के मामले में ज्यादा जोर देकर, और यही कहा कि ये तो अगर पाकिस्तान ने तो पहले कह दिया कि एक्ट ऑफ वॉर है पानी का रोकना, तो अगर ये कर देते हैं और पाकिस्तान वाकई जंग पे मजबूर हो जाता है, कोई भड़क लगा कर नहीं, कोई उस तरह का जिंगोइस्टिक लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, वो सही है, बल्कि इसलिए कि 240 मिलियन लोगों की जिंदगी उस पे है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अभी तक तो सफारती मैदान में अच्छा काम किया है। वज़ीर आज़म साहब ने भी बहुत अच्छा किया कि पहले उन तमाम मुल्कों का दौरा किया जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। याद रहे कि पाकिस्तान का तो कई मुल्कों ने नाम लेकर साथ दिया, लेकिन हिंदुस्तान के लिए तो कोई भी खड़ा नहीं हुआ। वो तमाम लोग, वो तमाम मुल्क भी जो जिन पे उनका बड़ा जोम था, वो भी नहीं खड़े हुए। और अब वो सऊदी अरब किए हैं, बहुत अच्छा किया, क्योंकि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा भी कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान तहम्मुल का मुजाहरा करे। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि मैं काफी मुतमईन हूँ जी पाकिस्तान की सफारती काबिज से। ये सब काबिल लोग हैं। मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि ये सब एक जगह जमा ना हो, कि मुख्तलिफ मुल्कों में फैल जाएं, क्योंकि ये सब के सब इतने लायक हैं कि पाकिस्तान का पैगाम सब जगह पहुंचना चाहिए। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। एक चीज़ और बताइएगा, बिलावल साहब बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं कि भारत कहता था कि कश्मीर अंदरूनी मामला है, लेकिन अमरीकी सदर ने जब ट्वीट किया और कश्मीर को एक्सेप्ट कर लिया कि आलमी तनाज़ा है, तो अब इसको हमें मज़ीद कैसे हाईलाइट करना होगा? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट उनका स्टेटमेंट रहा है, क्या कर सकते हैं हम इसमें? और वही बात आपने कहा कि भारत हमें सारे सिनेरियो में तन्हा नज़र आया, तो पाकिस्तान इसको मज़ीद कैसे कैपिटलाइज कर सकता है? देखिए, हमें दबाव, सफारती दबाव तो बढ़ाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हिंदुस्तान के अंदर भी उसके माफिक नहीं रही। उसकी वजह है कि जब से इन्होंने उनकी स्टेटहुड ली है, उनकी शनाख्त छीन ली है, तो हिंदुस्तान नवाज कश्मीरी भी अब उनके खिलाफ हो चुके हैं। चुनांचे दुनिया को ये बताना होगा कि जनाब अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, कश्मीरी इतने ज़्यादा बेताब और बेचैन हुए हैं कि कहीं कोई वाक़या हो सकता है। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि मोदी साहब दोबारा हमले चढ़ाई करने शुरू हो जाएं? तो इसलिए ये जो जुनूनी सी हुकूमत है, मोदी की सरकार जो है, इसको रोकने की ज़रूरत है। और कश्मीर का मसला डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐसे ही नहीं कह दिया, उनके एडवाइजर्स ने बताया होगा कि जनाब ये बड़ा ही बुनियादी मसला है, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जो हिंदुस्तान मानने को तैयार नहीं है। बल्कि दुनिया को ये कहता है कि जनाब हम दो तरफा बुनियादों पर हल करेंगे, आप बीच में मत आइए। लेकिन दो तरफा बुनियादों पर तो 9 साल से तो उन्होंने कोई स्पोर्ट्स तक का राब्ता नहीं किया, तो ये कश्मीर का मसला कहाँ हल करेंगे? ये सब वो दोगलापन है हिंदुस्तान का, जो आश्कार करने की जरूरत है, उन पर दबाव बढ़ाने की जरूरत है। और मुझे यकीन है कि ये जब दबाव पड़ेगा तो उनको खुद इस बात का एहसास होगा कि ये हमें कुछ करने बगैर चलेगा नहीं सिलसिला। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि जहाँ पे पानी है ना, पानी का मसला जो है वो कश्मीर के मसले से तकरीबन जुड़ा हुआ है, क्योंकि अक्सर दरिया कश्मीर से आ रहे हैं। तो ये दोनों मसलों को यक वक्त पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा, और उन मुल्कों को भी मिलना चाहिए जो मुल्क मुख्तलिफ रिवर बेसिन्स में लोअर राइपेरियन है। और मुझे पता है कि जो लोअर राइपेरियन है वो लड़ मर जाते हैं इस काम के लिए, क्योंकि कोई भी मुल्क जो है वो ये नहीं बर्दाश्त करता कि उसके पानी जो है वो रोक लिया जाए। तो हिंदुस्तान ने कोई ना सिर्फ बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि वो उन तमाम मुल्कों को भी हसास कर दिया है जो समझते थे कि वो लोअर राइपेरियन होने के तहत कोई उस रिजीम को कोई चेंज नहीं कर सकता। इन्होंने बहुत ही गलत किस्म का एक प्रेसिडेंट तय किया, सेट किया है जी।
ठीक है, थैंक यू सो मच एजाज अहमद चौधरी साहब इस सारे इशू पर गुफ्तगू करने की। और पाकिस्तान को कहते हैं ना बड़ा ही कैलकुलेटेड होकर चलना पड़ेगा और अपने इस फोकस को, ये जो हमने एक कहते हैं ना इस पर अपनी बिल्कुल बयानिया बनाया, इससे हटना नहीं होगा। यहाँ पर जी जाते जाते क्योंकि अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और कल ईद का दिन है, तो मैं आपको पेशगी ईद मुबारक तो कह ही रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईद के दिन आप जो है वो एंटरटेनमेंट से महरूम रहेंगे, इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। बाखबर सवेरा ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन हम लेकर आ रहे हैं फुल फन पैक शो है और इसमें हम आपको मुलाकात करवाएंगे सेलिब्रिटी से, पॉलिटिशियन से, और आपको ये भी बताएंगे ईद के दिन आप तैयार कैसे हो सकते हैं, अपनी सेहत का कैसे ख्याल कर सकते हैं, उसकी कुछ झलक आपको दिखाते हैं। लेकिन आपने देखना ज़रूर है ईद के तीनों दिन बाखबर सवेरा ईद स्पेशल। ज़रा कुछ झलकियाँ देखते हैं। बहुत बहुत ईद मुबारक। ज़्यादा पैसे कौन खर्चता है? वन एंड ओनली। अच्छा, और किस चीज़ में खर्चती है ज़्यादा पैसे? बिला वजह। आप खुद क्या अच्छी डिश बनाती हैं? मैं बेवकूफ़ अच्छा बनाती हूँ। फनीएस्ट ब्लंडर या कोई बम हमला था जिसको मैंने बमला बोला था। कहना नहीं चाहती, लेकिन हमारे यहाँ देसी पिटाई जो होती है ना, कभी चमचे से हो जाती है। जो चीज़ उस टाइम सामने होती है वो आपके सर पर आ रही होती है। घर में एक आवाज़ आती थी, गाय उतर रही है, तो गाय उतर रही है, मोहल्ले में गाय है और वो उतरने लगी है। काली वाली तो जो उतरी है तो उसने रात मारी है उसके यार। माहिरा खान, ब्यूटीफुल स्माइल। बाबर आजम, मुझे आपके दांत बहुत पसंद है। मियां बीवी अगर गाड़ी के दो पहिए हैं यार, तो अगला व्हील ही चल चल के गिर जाता है, क्यों? खुद भी कुछ बनाते हैं आप बातों के अलावा? हर चीज़ बना लेता हूँ, दाल, पराठे, स्वीट डिश। आपके नज़दीक बेहतरीन अदाकारा कौन है? हिब्बा अली खान। मेरा एक सराइकी का बड़ा पसंदीदा गाना है, अगर आप वो प्लीज गा सकें उसी कुछ लाइन। किथे जाके बसे मेरे दिल दा जाने, तेरे प्यार विच में बदनाम हुईया। आँखों की लड़ी यूं मेरी आँख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। सुबह खबर सवेरा ईद स्पेशल 10:03 पर सुबह आप देख सकेंगे पहले, दूसरे, तीसरे दिन। और आपको पेश की ईद मुबारक। सबका ख्याल रखें और ख़ास तौर पे सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए गोश्त जो है वो मुस्तहिक अफराद तक ज़रूर तकसीम कीजिए। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।